आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 91, पहली विजय, दूसरा अपडेट। तांग शियू के बगल में खड़ी जिया रुइडियन ने तुरंत उसे याद दिलाया, भाई तांग, मेरा जेड पेंडेंट। तांग शियू ने उसकी ओर एक नज़र डाली और उदासीनता से कहा, जल्दबाजी मत करो। चूंकि उन्होंने हमें मौका दिया है, मुझे विश्वास है कि वे अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। जिया रुइडियन थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन इस समय वह तांग शियू की इच्छाओं का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सका। भीड़ में मौजूद मियाओ वेंटांग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तांग शियू जुआरियों में से एक होगा। वह जानता था कि तांग शियू मंत्रोच्चारण में माहिर एक साधक है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जुआरी भी होगा। शुरू में जब जिनमेन द्वीप के कई बड़े व्यापारियों ने उन्हें रोका तो वे थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब उनके मन में एक प्रबल रुचि पैदा हो गई है। वह देखना चाहता था कि फॉर्मेशन तोड़ने में असाधारण स्तर हासिल कर चुके तांग शियू जुए में कैसा प्रदर्शन करेंगे। इस पल इस वीआईपी कमरे के दरवाजे से ओयांग लुलू सफेद दस्ताने पहने एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ अंदर आईं। उनके पीछे चू यी और बाइताओ आ रहे थे। हेवन क्लब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये हमारे मेहमानों के लिए स्वर्ग है और मुझे आशा है कि आप सभी यहाँ अच्छा समय बिताएंगे। मैं अपना परिचय देना चाहूंगी, मैं ओयांग लुलू, हेवन क्लब की मालकिन हूँ। मेरे बगल में बैठी ये महिला हमारे हेवन क्लब कैसीनो की सबसे कुशल डीलर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वे आप सभी के लिए इस जुए के खेल का संचालन निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से करेंगी। ओयांग लुलू ने तांग शियू और ये ताइफू को कुछ देर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। वीआईपी कक्ष में जोरदार तालियों की गूंज सुनाई दी। उनकी खूबसूरती का जादू चल रहा था और उनकी शाही सुंदरता तो और भी लाजवाब थी। ओयांग लुलू, चाहे कद काठी हो या रूप रंग, विश्वस्तरीय थीं। उनके भाषण पर भी जोरदार तालियां बजीं। शालीन डीलर जुए की मेज पर आया और शांत मुस्कान के साथ बोला, क्या आप दोनों ने जुए की विधि तय कर ली है? ये ताइफू ने कहा, 3 कार्ड पोकर। डीलर का चेहरा एक पल के लिए थम गया और उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हेवन क्लब की शीर्ष डीलर होने के नाते वह लगभग हमेशा बड़े जुआ खेलों की देखरेख करती थी, लेकिन इतने बड़े खेलों में, खासकर जब केवल 2 लोग एक दूसरे के खिलाफ दांव लगा रहे हों, तो 3 कार्ड पोकर खेलना दुर्लभ था। उसने तांग शियू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सभी नियम तय हो गए हैं? न्यूनतम शर्त क्या है? हर बार न्यूनतम बढ़ोतरी कितनी है? अधिकतम सीमा क्या है? ये ताइफू खड़े हुए, अपनी बाहों को जुए की मेज पर टिकाया और हंसते हुए बोले, यह नौजवान बहुत घमंडी है और यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए मेरा सुझाव है कि न्यूनतम शर्त 10 लाख हो और हर बार दांव बढ़ाने की राशि 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस पर कोई सीमा नहीं है। व्यापारी ने तांग शियू की ओर देखा। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डीलर ने सिर हिलाकर कहा, चूंकि आप दोनों ने फैसला कर लिया है, इसलिए हम इस जुए के समझौते का सम्मान करेंगे। अब कृपया अपने चिप्स दिखाएं। जिया रुइडियन ने झट से अपने बेटे के हाथ में पकड़े हुए चिप्स तांग शियू के सामने रख दिए और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाई तांग, क्योंकि मैं पहले लगातार हार रहा था, बाद में उधार लिया हुआ अधिकांश पैसा भी खत्म हो गया। अब सिर्फ 56 मिलियन बचे हैं। आपका क्या विचार है? बस काफी है, तांग शियू ने उदासीनता से कहा। जुए की मेज के उस पार, कुछ मीटर की दूरी पर, ये ताइफू जिया रुइडियन की बातें सुनकर जोर से हंस पड़ा। मैंने सोचा था कि आज का खेल बहुत बड़ा होगा, लेकिन पता चला कि तुम्हारे पास सिर्फ 56 मिलियन बचे हैं। कितना उबाऊ, सचमुच उबाऊ। मैं कहता हूँ, जिया रुइडियन, तुम तो काफी मशहूर पेशेवर जुआरी हो, लेकिन अब तो तुम दूसरों से पैसे उधार भी नहीं ले सकते, है ना? हाँ हाँ। वहाँ मौजूद कई दर्शकों ने पहले भी जिया रुइडियन और ये ताइफू को एक दूसरे के खिलाफ जुआ खेलते देखा था और वे जानते थे कि जिया रुइडियन ने हाल ही में बहुत सारा पैसा गंवाया था। लेकिन विजेता राजा होता है और हारने वाला लुटेरा। जो लोग पैसा गंवाते हैं उन्हें कभी प्रशंसा नहीं मिलती। तुरंत ही उनके आसपास कानाफूसी शुरू हो गई। जिया रुइडियन सिर्फ बातें करता था, उसमें कोई दम नहीं था। उसने कितना पैसा गंवाया? बस कुछ 100 मिलियन, और अब वह उधार भी नहीं ले सकता। क्या उसका चरित्र इतना खराब है, या फिर वह दोस्त बनाने में अच्छा नहीं है? वह हारने का हकदार है। इतनी कम पूंजी होने के बावजूद उसने दूसरे पक्ष के साथ जुआ खेलने की हिम्मत की। उसे खुद नहीं पता कि उसकी मौत कैसे होगी। कुछ दिन पहले मैंने उसे आपा खोते हुए देखा और उसने अपनी पत्नी की एकमात्र निशानी, वह कीमती जेड का पेंडेंट भी खो दिया। मुझे लगा था कि आज मुझे एक विश्व स्तरीय जुआ मैच देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे जिया रुइडियन के इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। 56 मिलियन, आज वह जितनी तेजी से सब कुछ हार जाएगा, शायद पहले से भी तेज होगा। हाँ, इतनी कम पूंजी के साथ इतने कम उम्र के लड़के को जुआ खेलने देना स्पष्ट रूप से दूसरों को पैसा लुटाने जैसा है। मैंने मूर्ख लोग देखे हैं, लेकिन इस हद तक मूर्ख कभी नहीं। मुझे आने का पछतावा है। एक पेशेवर जुआरी होने के नाते जिया रुइडियन के पास जुए का बेहतरीन कौशल था और उनकी सुनने की क्षमता स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थी। उन्होंने अपने आसपास की सभी बातें स्पष्ट रूप से सुन लीं। पल भर में उनका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उनकी आंखों में आक्रोश भर गया। यहाँ तक कि उनके तीनों शिष्य भी लगभग आग उगल रहे थे। ये ताइफू को घूरते हुए मानो उन्हें जिंदा जलाकर राख कर देना चाहते हों। तांग शियू ठंडी निगाहों से ये ताइफू को देखता रहा और मन ही मन उसका उपहास करता रहा। ऊंचा पद पाकर दूर तक देख पाना तो संभव है, लेकिन ऊंचा पद पाने का मतलब ही है बुरी तरह गिरना। अगर वह इस बाजी में हार गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह हरा दिया, उसे बर्बाद कर दिया, तो ये ताइफू को अपने अहंकार पर इतना पछतावा होगा कि उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। बातें कम करो, चलो शुरू करते हैं।
ये ताइफू ने तांग शियू को चुनौती भरी नजरों से देखा, फिर अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर गहरी आवाज में कहा, चलिए शुरू करते हैं। डिंग। डीलर ने सिर हिलाया और घंटी बजाने के बाद पूरा वीआईपी कमरा तुरंत शांत हो गया। उसने वेटर द्वारा लाए गए ताश के आठों देख लिए, उन्हें मेज पर रखा, फिर एक नया डेक निकाला। शानदार तरीके से फेंकने के बाद उसने कहा, कृपया दोनों पक्ष कार्डों की जांच कर लें। कोई जरूरत नहीं है। ये ताइफू को हेवन क्लब कैसीनो की निष्पक्षता पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। तांग शियू ने भी अपना सिर हिलाया। उसे दूसरे पक्ष द्वारा किसी भी तरह की चालबाजी का डर नहीं था। इसके अलावा अगर दूसरा पक्ष सचमुच धोखा देने का इरादा रखता तो कार्डों की जांच करने पर भी उसे चाल का पता नहीं चलता। डीलर ने हल्के से सिर हिलाया और कार्ड काटने के बाद उसने प्रत्येक व्यक्ति को 3 कार्ड बांटे, फिर अपने हाथ में बचे हुए कार्ड अपने सामने टेबल पर रख दिए। तांग शियू ने अपने पत्ते उठाए, उन पर सरसरी नजर डाली और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह डीलर की पत्तों को फेंकने की हरकतों पर ध्यान दे रहा था, इसलिए पत्तों के चेहरों की वह चकाचौंध भरी श्रृंखला, जिसे दूसरे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे, उसने अपनी दिव्य इंद्रियों से स्पष्ट रूप से देख ली थी। उसे ये भी ठीक ठीक पता था कि ताश के पत्तों में से कौन सा पत्ता किस संख्या और किस रंग का है। 2 2 और 1 5 हाथ्स का सेट। तांग शियू ने अपने पत्ते देखे और फिर अपनी दिव्य चेतना से प्रतिद्वंदी के पत्तों का अवलोकन किया। उसे ये देखकर संतोष हुआ कि पहले दौर में उसका हाथ प्रतिद्वंदी से अधिक मजबूत था, क्योंकि प्रतिद्वंदी का सबसे बड़ा पत्ता केवल हुकुम का इक्का था, जबकि अन्य 2 पत्ते ताश का 5 और ताश का 3 थे। 1 मिलियन। ये ताइफू ने हल्की सी मुस्कान दिखाई, अपने सामने रखे चिप्स उठाए और सीधे टेबल के बीच में रखे बर्तन में फेंक दिए। तांग शियू ने थोड़ी देर हिचकिचाहट का नाटक किया, फिर अपने सामने रखे चिप्स उठाकर फेंक दिए। हालांकि ये ताइफू तांग शियू के चेहरे के भावों को देख रहा था और उसने उस क्षणिक हिचकिचाहट को तुरंत पकड़ लिया, इसलिए उसने फिर से कुछ चिप्स उठाए, उन्हें फेंका और कहा, 2 मिलियन। तांग शियू ने भी सीधे 2 मिलियन चिप्स फेंक दिए और कहा, कॉल करो। ये ताइफू चौंक गया। उसने तांग शियू को ध्यान से देखा और फिर से 2 मिलियन चिप्स फेंकते हुए कहा, कॉल करना जारी रखो। अपने कार्डों के आधार पर ये ताइफू अच्छी तरह जानता था कि उसके पास कम कार्ड हैं, लेकिन वह पहले ही प्रयास में हार नहीं मानना चाहता था, खासकर तांग शियू की क्षणिक झिझक को ध्यान से देखने के बाद। उसने अनुमान लगाया कि तांग शियू के पास भी बहुत बड़े कार्ड नहीं होंगे। इसके अलावा ये पहला प्रयास तो बस एक शुरुआत थी, और अगर अंत में हार भी जाता तो ज्यादा पैसे नहीं लगते। चेन काई ने वादा किया था कि आज के लिए कुल जुए की राशि 500 मिलियन होगी। मैं भी फोन करूंगा, तांग शियू ने फिर कहा। ये ताइफू ने मन ही मन उपहास किया। तांग शियू को डराने के लिए उसने सीधे लाखों की संख्या में चिप्स का ढेर आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, 10 मिलियन। इस बार तांग शियू स्पष्ट रूप से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ताइफू को एक ही बार में 10 मिलियन दांव लगाने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला। मेज पर पहले से मौजूद रकम को मिलाकर उन दोनों ने इस हाथ में 14 मिलियन दांव लगा दिए थे। हालांकि दूसरे पक्ष का कारण चाहे जो भी हो, उसका हाथ प्रतिद्वंद्वी से बड़ा था, इसलिए हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं थी। 20 मिलियन। तांग शियू ने चिप्स बाहर निकाले और शांत भाव से कहा। ये ताइफू ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने तांग शियू के चेहरे के भाव देखे और सोचा कि तांग शियू दिखावटी शांति का प्रदर्शन कर रहा है, जबकि असल में उसका मकसद भी खुद की तरह डराना और रोकना ही है। इसलिए उन्होंने 20 मिलियन के और चिप्स निकाले और बेपरवाही से कहा, ये तो बस शुरुआत है, इतना बड़ा दांव खेलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कार्ड 20 मिलियन में खोल देता हूँ, क्या आपको यकीन है? तांग शियू ने शांत भाव से पूछा। ये ताइफू ने व्यंग्य करते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे यकीन है। क्या आप खोलना नहीं चाहते? तांग शियू ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे अपने पत्ते खोल दिए। पलक झपकते ही ये ताइफू का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में अनिच्छा के भाव थे। उसने अनुमान लगाया था कि तांग शियू के पास ज्यादा पत्ते नहीं होंगे, और तांग शियू के पत्ते देखकर उसे यकीन हो गया कि उसका अनुमान सही था। फिर भी तांग शियू को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसने लापरवाही से अपने पत्ते फेंक दिए और बेपरवाही से कहा, एक उस्ताद पहले 3 हाथ नहीं जीतता। चूंकि तुम अभी युवा हो, मैं तुम्हें पैसे जीतने का आनंद चखा रहा हूँ, लेकिन 3 हाथों के बाद बेहतर होगा कि तुम मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। तांग शियू ने देखा कि डीलर ने 10 लाख वाले चिप को छोड़कर बाकी सभी चिप्स टेबल के बीच में उसकी ओर धकेल दिए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे जीतने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। प्रत्यक्ष अनुभव। उन्होंने पूरे 34 मिलियन डॉलर जीते। इस स्थिति को देखकर उसने आह भरी। जुआ खेलकर पैसे जीतना बहुत आसान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग जुआ खेलना पसंद करते हैं। आखिर हर कोई अचानक अमीर बनने का सपना देखता है। तांग शियू के बगल में खड़े जिया रुइडियन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। आखिरकार तांग शियू ने अच्छी शुरुआत की थी, जो एक बहुत ही शुभ संकेत था। यहाँ तक कि उनके तीनों शिष्य भी खुशी से झूम रहे थे। तांग शियू की पहले दौर की जीत से बेहद संतुष्ट थे। हालांकि वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। आखिर उन्होंने शुरू से ही यह उम्मीद नहीं की थी कि एक अनजान युवक प्रसिद्ध ये ताइफू को हरा देगा। हालांकि ये ताइफू ने दावा किया कि उसने तांग शियू को जीतने दिया, लेकिन सभी को स्पष्ट था कि वह झूठ बोल रहा था। अध्याय 92। लगातार 4 जीत 3 अपडेट। दूसरा दौर। डीलर ने ताशों को फेंकने और बांटने का काम पूरा किया, फिर तांग शियू की ओर देखकर कहा, श्री तांग ने पिछला दौर जीता था, इसलिए इस बार पहले बोलने की आपकी बारी है। इस बार तांग शियू ने अपने तीनों पत्ते नहीं पलटे, क्योंकि वह अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके अपने और ये ताइफू के पत्तों को देख सकता था। ठगी करने का ये चमत्कारी तरीका निश्चित रूप से लोगों को धोखा देने का एक दिव्य उपकरण था। 1 करोड़। तांग शियू ने 10 मिलियन चिप्स बाहर निकाले और बिना चेहरे के भाव बदले कहा। ये देखकर कि तांग शियू ने अपने पत्ते नहीं देखे थे, ये ताइफू ने भी अपनी लय बनाए रखने के लिए बिना देखे खेलने का फैसला किया। उसने सीधे 10 मिलियन चिप्स निकाले और कहा, मैं कॉल करता हूँ।
20 मिलियन। तांग शियू ने बिना पलक झपकाए फिर से चिप्स बाहर निकाल दिए। ये ताइफू ने भौहें चढ़ाते हुए 20 मिलियन चिप्स और आगे बढ़ाते हुए कहा, कॉल करते रहो। 50 मिलियन। तांग शियू ने शांत भाव से कहा। क्या? ये ताइफू दंग रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास के भाव थे। वह 20 वर्षों से अधिक समय से पेशेवर जुआरी था और तांग शियू जैसा व्यक्ति उसके सामने पहली बार आया था। ये केवल दूसरा दौर था, फिर भी तांग शियू ने अपने कार्ड देखे बिना ही 80 मिलियन चिप्स लुटा दिए थे। तुम्हें पता होना चाहिए, वे थरी कार्ड पोकर खेल रहे थे। तांग शियू ने अभी 34 मिलियन जीते थे, साथ ही अपनी मूल पूंजी भी, जो कुल मिलाकर 90 मिलियन थी। दूसरे शब्दों में, अगर ये ताइफू कॉल करता तो उसे तांग शियू के कार्ड देखने पड़ते और यह आखिरी दांव होता। कुछ पल की झिझक के बाद उसने हाथ बढ़ाया और अपने तीनों कार्ड उठा लिए। 7 ऑफ हार्ट्स, 7 ऑफ स्पैड्स, 5 ऑफ क्लब्स। सबसे बड़ा कार्ड 7 का जोड़ा है। ये ताइफू कुछ पल चुप रहे, फिर 100 मिलियन चिप्स निकालकर गहरी आवाज में बोले, मैं कॉल करता हूँ। अपने पत्ते दिखाओ। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, हाथ बढ़ाया और अपने 3 कार्ड पलट दिए। हार्ट्स का जैक, हुकुम का जैक और डायमंड्स का थरी। सबसे बड़ा कार्ड जैक का एक जोड़ा था। पलक झपकते ही ये ताइफू का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दूसरा दौर इस तरह खत्म होगा। न सिर्फ उन्हें हार मिली, बल्कि पूरे 131 मिलियन का नुकसान हुआ। पहले दौर में हुए 34 मिलियन को मिलाकर उन्होंने सिर्फ 2 छोटे दौरों में 165 मिलियन का नुकसान कर दिया था। ये ताइफू ने ऊपर देखा और अपने बगल में खड़े चेन काई पर एक नजर डाली। चेन काई के गंभीर चेहरे को देखकर वह अचानक थोड़ा घबरा गया। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि तांग शियू को इन दोनों दावों में बस किस्मत का साथ मिला था। जहां तक उसकी बात है, उसने तो अभी तक जुए में अपनी असली प्रतिभा का प्रदर्शन भी नहीं किया था। आसपास मौजूद दर्शकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। अद्भुत! कितने मिनट हुए? उस अनजान युवक ने सचमुच पूरे 165 मिलियन जीत लिए। ये गति तो दुनिया भर की सभी नोट छापने वाली मशीनों के एक साथ चलने से भी कहीं अधिक तेज है। हर युग में नई प्रतिभाएं उभरती हैं, जिनमें से प्रत्येक दशकों तक नेतृत्व करती है। पेशेवर जुआ जगत में ये ताइफू की प्रतिष्ठा जग जाहिर है, लेकिन अब वह एक अनजान युवक से लगातार 2 बार हार गए हैं। सचमुच युवा पीढ़ी बेहद प्रतिभाशाली है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इतने सारे लोग जुआ खेलना पसंद करते हैं। पैसा इतनी जल्दी आता है। इससे मेरा भी मन करता है कि मैं खुद भी कुछ बार जुआ खेलूं। मैंने पहले सोचा था कि आज ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मुझे सच में उम्मीद है कि वह नौजवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चमत्कार कर दिखाएगा। कितनी अद्भुत किस्मत! और इस नौजवान का साहस तो बेमिसाल है। अपने कार्ड देखे बिना ही उसने सीधे 80 मिलियन निकाल लिए। वाकई कमाल है। महान उपलब्धियां हासिल करने वालों में महान साहस होना आवश्यक है। आज मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तांग शियू के बगल में खड़ी जिया रुइडियन बेहद खुश थी और उसके तीनों शिष्य भी बहुत प्रसन्न थे। भीड़ में मौजूद मियाओ वैंटांग भी तांग शियू को नए सम्मान की दृष्टि से देख रही थी। वहीं भीड़ में मौजूद चू यी और बाई ताओ में तांग शियू के प्रति गहरी रुचि पैदा हो गई। भीड़ में शायद सबसे कम रुचि रखने वाली व्यक्ति इस पैराडाइज क्लब की मालकिन ओयांग लुलू थी। वह तो बस यही सोच रही थी कि तांग शियू को पहले 2 प्रयासों में ही सफलता मिल गई। तीसरा दौर। डीलर ने ताश के पत्ते फेंकने और बांटने का काम पूरा किया और फिर से तांग शियू की ओर देखते हुए कहा, श्री तांग ने पिछला दौर जीता था। कृपया पहले बोलें। तांग शियू की दिव्य चेतना ने दोनों पक्षों के कार्डों को स्पष्ट रूप से देख लिया था। उसने पाया कि उसके पास हुकुम का जैक, गुला का 8 और गुला का 2 था। ये ताइफू के पास गुला का बादशाह, घुड़ का 9 और घुड़ का 5 था। कार्डों के मूल्य के हिसाब से उसके कार्ड ये ताइफू के कार्डों जितने अच्छे नहीं थे। 1 करोड़। तांग शियू ने सीधे 10 मिलियन चिप्स बाहर निकाले और शांत भाव से कहा। ये ताइफू ने इस बार बिना देखे खेलने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि सीधे अपने पत्ते उठा लिए। अपने पत्ते देखकर उसने मन ही मन सिर हिलाया, अपने पत्ते फेंक दिए और कहा, मैं खेल नहीं सकता। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, डीलर को चिप्स उसकी ओर बढ़ाते हुए देखा और कहा, आपने मुझे 3 बार जीतने दिया है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप मुझे फिर से जीतने नहीं देंगे। ये ताइफू ने ठंडी आवाज में कहा, चिंता मत करो, जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हें रुला दूंगी। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, अभी बात खत्म नहीं हुई है, जल्दबाजी में कुछ मत बोलो और सोच समझकर बोलो। चौथा दौर। डीलर ने ताश के पत्ते फेंटे और बांटे। उसने कहा, श्री तांग ने पिछला राउंड जीता था। कृपया पहले बोलें। अपनी दिव्य बुद्धि के बल पर तांग शियू ने दोनों पक्षों के पत्ते देख लिए थे। वह मन ही मन मुस्कुराया, फिर सीधे 10 मिलियन चिप्स निकालते हुए बोला, 10 मिलियन। ये ताइफू कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने भी बिना देखे खेलने का फैसला किया और 10 मिलियन का मिलान किया। तांग शियू ने अब भी अपने कार्ड नहीं देखे और 50 मिलियन चिप्स फिर से निकाल दिए। ये ताइफू चौंक गया और अचानक उसके मन में एक बुरी आशंका जाग उठी। हालांकि उसे अपने जुए के कौशल पर पूरा भरोसा था। भले ही डीलर उसे कमजोर पत्ते दे, वह बाजी पलटने का रास्ता खोज ही लेगा। इसलिए उसने सीधे 50 मिलियन चिप्स निकाले और शांत भाव से कहा, मैं कॉल करता हूँ। तांग शियू ने अपने सामने रखे सारे चिप्स एक झटके में बाहर निकाल दिए और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास कुल 222 मिलियन चिप्स हैं और मैं ये सब दांव पर लगा रहा हूँ। अगर तुम ये राउंड जीत जाते हो तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी अभी की घमंडी बातें तुम्हारे ही मुंह पर तमाचा होंगी। खेलना जारी रखना है या खत्म करना है, ये तुम्हारा फैसला है। ये ताइफू की पलकें फड़कने लगीं और उसके मन में उठ रही बुरी आशंका और भी प्रबल हो गई। तांग शियू ने अपने सारे चिप्स दांव पर लगा दिए थे, यानी उसने इस बार 161 मिलियन का दांव लगाया था। अगर ये ताइफू ने कॉल किया तो उसे भी उतनी ही रकम लगानी पड़ेगी, और यह वह स्थिति थी जहां वह बिना देखे खेल रहा था और सीधे अपने पत्ते दिखा रहा था। अगर उसने अपने पत्ते देखे और हार गया तो उसे दांव दोगुना करना पड़ेगा। क्या करें? देखें या न देखें, कॉल करें या न करें? ये ताइफू ने कुछ देर सोचा और अंत में अपने कार्ड देखने का फैसला किया। इक्का, हीरा, 8, हीरा,
5 हीरा फ्लश और इक्का हाई फ्लश। ये ताइफू के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने सीधे 322 मिलियन गिनकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कॉल करूंगा। अपने पत्ते दिखाओ। तांग शियू मन ही मन मुस्कुराया। जैसे ही उसने उंगलियां झटकी, उसके 3 पत्तों में से दूसरा पत्ता तुरंत डीलर के सामने रखे पत्तों के ढेर की ओर चला गया। लगभग तुरंत ही बचे हुए पत्तों में से एक पत्ता अजीब से कोण से उसकी ओर आ गिरा, जबकि उसके द्वारा झटक कर निकाला गया पत्ता बचे हुए पत्तों के ढेर में ही रह गया। कार्ड बदलने की प्रक्रिया बेहद तेज थी। इतनी तेज गति की नंगी आंखों से उनकी चाल का पता लगाना भी असंभव था। यहाँ तक कि ये ताइफू और जिया रुइडियन जैसे पेशेवर जुआरी, जिनकी दृष्टि बेहद तेज थी, उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। तथापि वहां मौजूद लोगों में से एक ने इस बात पर ध्यान दिया और वह थे साधक मियाओ वेंगटांग। हालांकि किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मियाओ वेंगटांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। 3 इक्के। तांग शियू ने अपने कार्ड पलटे और हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि ये ताइफू हार गया था और वह कार्डों की अदला बदली करके धोखा देने का कोई मौका मिले बिना ही हार गया था। असंभव। ये ताइफू ने तांग शियू द्वारा पलटे गए 3 पत्ते देखे और तुरंत अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसकी आंखें पीतल की घंटियों से भी ज्यादा चौड़ी हो गईं और उनमें से एक अविश्वसनीय चमक निकली। उसने सब कुछ सोच समझकर किया था, यहाँ तक कि धोखा देने की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे तांग शियू के पत्तों में 3 इक्के होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह उन्हें कैसे बदल सकता था? क्या इन्हें सबसे छोटे कार्डों 2, 3, 5 से बदल दें? उस हाथ के अलावा कोई भी 3 कार्ड तांग शियू को हरा नहीं सकते थे। लेकिन उसने सबसे छोटे कार्ड 2, 3, 5 तैयार नहीं किए थे। तांग शियू ने ये ताइफू के व्याकुल चेहरे को देखकर शांत भाव से कहा, शायद तुम्हारे पास अभी भी जीतने का मौका है। अपने पत्ते खोल दो। ये ताइफू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने स्तब्ध होकर अपना सिर घुमाया, चेन काई की ओर देखा और बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे खेद है। मैं हार गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 4 शब्द चेन काई के दिल पर भारी हथौड़े की तरह लगे। आपको पता ही होगा कि ये ताइफू इस दौर में पूरे 333 मिलियन हार चुका था। पहले हारे हुए 166 मिलियन को मिलाकर वह कुल 499 मिलियन हार चुका था। इस बार वह 500 मिलियन लेकर आया था, लेकिन ये ताइफू ने सिर्फ 4 राउंड में ही सब कुछ गंवा दिया और उसके पास सिर्फ 1 मिलियन ही बचे। ये परिणाम उसके लिए असहनीय था। आसपास मौजूद भीड़ तुरंत ही शोरगुल में डूब गई। अनगिनत लोग अविश्वास से तांग शियू को देख रहे थे। उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। चर्चाएं पहले से भी अधिक जोरदार थीं। अद्भुत। उन्होंने लगातार 4 राउंड जीते और प्रतिद्वंदी से 10 लाख अंकों को छोड़कर बाकी सभी अंक सीधे तौर पर जीत लिए। यह असंभव सा लगने वाला तरीका वाकई अविश्वसनीय है। जुआरों का भगवान। ये ताइफू पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इस युवक ने आकर उसे पूरी तरह से कुचल दिया। लगता है कि आज रात के बाद तांग शियू नाम का ये युवक जुए की दुनिया में जरूर मशहूर हो जाएगा। वह मेरे आदर्श हैं। 4 राउंड में लगभग 500 मिलियन जीतना, ये हाल के वर्षों का सबसे रोमांचक जुआ सत्र होना चाहिए, है ना? ये तांग शियू सचमुच समझ से परे है। ये ताइफू ने आज खुद को बहुत शर्मिंदा किया है। वह पहले बहुत घमंडी और अभिमानी था और अब उसे करारा तमाचा लगा है। मुझे अचानक एक कहावत याद आ गई, जितना ऊंचा उठोगे उतना ही जोर से गिरोगे। पीछे से आने वाली लहरें आगे आने वाली लहरों को धकेलती हैं और आगे आने वाली लहरें तट पर आकर शांत हो जाती हैं। ये ताइफू हताश होकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और दर्द से आंखें बंद कर लीं। कभी वह अनगिनत लोगों द्वारा सराहा जाने वाला विजेता था, लेकिन आज वह ऊंचे बादलों से गिर पड़ा, चकनाचूर हो गया। सब खत्म हो गया। उसे पता था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वह जानता था कि अब से उसकी प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आएगी। यहाँ तक कि अगर वह मकाओ के कसीनो में वापस भी लौटता तो उसके साथ होने वाला व्यवहार भी पहले से कहीं अधिक खराब हो जाता। इसी बीच भीड़ में चू यी और बाई ताओ ने एक दूसरे की ओर देखा। वे इस बात से आश्वस्त हो गए कि ये ताइफू ने आसानी से हार नहीं मानी थी, क्योंकि चेन काई में तांग शियू को 500 मिलियन देने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन तांग शियू इतनी आसानी से जीत गया, और ये लगातार 4 जीत थी, वो भी इतनी शानदार जीत। ये ताइफू कौन थे? यहाँ तक कि जिन लोगों को जुआ खेलना खास पसंद नहीं था, उन्होंने भी ये ताइफू के प्रसिद्ध नाम के बारे में सुना था। अध्याय 93 अंतिम खेल। कृपया अनुशंसा करें और संग्रह करें। भीड़ में चू यी ने थोड़ी प्रशंसा भरी नजरों से तांग शियू को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, लॉन्ग जेंग यू सही कह रहा है। ये तांग शियू बिल्कुल समझ से परे है। बाई ताओ ने पूरी तरह सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। अब मुझे भी ऐसा ही लगता है, और मैंने देखा है कि वह जहाँ भी जाता है हलचल मचा देता है। बान रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही था, और यहाँ भी ऐसा ही है। लगता है हमें उससे जान पहचान करने का कोई मौका ढूंढना होगा। चू यी, जो असाधारण रूप से बुद्धिमान था, एक पल चुप रहने के बाद फुसफुसाया, मुझे लगता है कि अगर हम सीधे जाकर अपना परिचय दें तो शायद वह हमारी तरफ ध्यान भी न दे। किसी से दोस्ती करने के लिए आपको उनके हाव भाव को देखना, उनकी प्रतिक्रियाओं को समझना और उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना होता है। कैसा रहेगा अगर हम किसी को भेजकर उसकी जरूरतों का पता लगाएं? अच्छा। बाई ताओ सहमत हो गया। उनके आगे खड़ी ओयांग लुलू विजेता तांग शियू को देखकर अविश्वास से भर उठी। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पीछे खड़े चू यी और बाई ताओ से पूछा, मुझे अभी याद आया, आपने एक बार मुझसे एक युवक का जिक्र किया था, और उसका नाम वही है जो इस तांग शियू का है जिसने अभी शर्त में भाग लिया था। बाई ताओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ एक ही नाम नहीं है, यह वही व्यक्ति है। क्या? ओयांग लुलू दंगम हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा तांग शियू वही युवक होगा जिसकी बाई ताओ और चू यी ने इतनी प्रशंसा की थी, वही जिसने स्वर्ण पदक विजेता के प्रबंधक कांग शिया को शाही राजधानी से स्वयं स्टार सिटी आने पर मजबूर किया था, वही तांग शियू जिसकी प्रशंसा लॉन्ग जेंग्यू भी करता था।
वह आखिर कौन है? वह इतना दुर्जेय कैसे हो सकता था? ओयांग लुलू को अचानक एहसास हुआ कि ये दिखने में केवल कुछ हद तक सुंदर दिखने वाला युवक रहस्य की आभा से भरा हुआ था, मानो कोहरे की एक परत में लिपटा हुआ हो, जिसे देखना या समझना असंभव था। क्या कहते हो, अब भी खेलना चाहते हो? तांग शियू ने डीला को सभी चिप्स उसकी ओर धकेलते हुए देखा, फिर उसने ये ताइफू की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा और पूछा, खेल? वह उग्र आवाज ये ताइफू की नहीं, बल्कि चेन काई की थी, जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तांग शियू ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। 10 लाख चिप्स तो सिर्फ शुरुआती रकम के लिए ही काफी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम खेल पाओगे? चेन काई ने अजगर और फीनिक्स की आकृति से खुदा हुआ एक जेड का झुमका निकाला और गहरी आवाज में कहा, पैसा न होने का मतलब जुआ खेलने का अधिकार न होना नहीं है। यह जेड का झुमका जिया रुईदियाओ का है। अगले दौर में विजेता का फैसला होगा। अगर तुम हारते हो तो तुम्हारे सामने रखे सारे चिप्स मेरे हो जाएंगे। अगर तुम जीतते हो तो यह जेड का झुमका तुम्हारा होगा। तांग शियू ने जिया रुईदियाओ की ओर देखा। उसने गौर किया कि जैसे ही चेन काई ने जेड पेंडेंट निकाला, जिया रुईदियाओ की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में अविश्वसनीय उत्सुकता आ गई। आपने क्या फैसला किया? तांग शियू ने जिया रुईदियाओ से पूछा। जिया रुईदियाओ ने काफी देर तक मन ही मन संघर्ष किया, फिर अंत में दांत पीसकर गुस्से से कहा, शर्त। तांग शियू ने हल्के से सिर हिलाया और चेन काई की ओर देखते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे साथ एक और हाथ खेलूंगी। इस हाथ के बाद चाहे कोई जीते या हारे, हमारे सारे मतभेद सुलझ जाएंगे। कैसा रहेगा? मैं सहमत हूँ। चेन काई जानता था कि तांग शियू का असाधारण पृष्ठभूमि थी और वह एक कुशल साधक भी था, इसलिए भले ही तांग शियू ने कुछ न कहा हो, वह उसे आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए उसका जवाब बहुत त्वरित था। तांग शियू ने डीलर की ओर देखा, सिर हिलाया और पूछा, हम जुए के लिए किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करेंगे? ये ताइफू ने अपनी मानसिकता को समायोजित करने और अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते हुए गहरी आवाज में कहा, आप पहले विजेता थे, इसलिए मैं आपको विकल्प दूंगा। तांग शियू ने अजीबोगरीब ढंग से पूछा, क्या आप वाकई इस बारे में आश्वस्त हैं? ये ताइफू ने आत्मविश्वास से कहा, सचमुच। तांग शियू ने डीलर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, कृपया पोकर कार्ड का एक नया डेक लाएं। डीलर ने सिर हिलाया। पोकर कार्ड का एक नया डेक निकाला, उसे तांग शियू को दिया और पूछा, आप कैसे खेलना चाहते हैं? तांग शियू ने ये ताइफू की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, जुआ खेलने की कला आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता और हाथों की गति पर निर्भर करती है। आज हम टीवी पर दिखाए जाने वाले जुआ के देवताओं की तरह खेलते हैं। डीलर को ये नए पत्ते हवा में बिखेरने दीजिए और हम दोनों एक साथ एक एक पत्ता उठाकर पत्तों के चेहरों की तुलना करेंगे। इस डेक में बादशाह सबसे बड़ा है और इक्का सबसे छोटा। कैसा रहेगा? ये ताइफू चौंक गया। उसने तांग शियू से ऐसी अप्रत्याशित चाल चलने और जुए का ऐसा तरीका अपनाने की उम्मीद नहीं की थी। वह अपनी अविश्वसनीय रूप से तेज हाथ की गति के लिए जाना जाता था और उसकी दृष्टि बाज की तरह तेज थी। मैं सहमत हूँ। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, तो तैयार हो जाओ, चलो शुरू करते हैं। डीलर ने पहले तांग शियू को देखा, फिर ये ताइफू को, और फिर कहा, आप दोनों कृपया मेरे साथ बगल में खाली जगह पर आइए। मैं इस खाली जगह पर 3 बराबर दूरी वाली रेखाएं खींचूंगा। हम दोनों एक एक रेखा पर खड़े होंगे। मैं कार्ड उछालूंगा और आप दोनों उन्हें झपटेंगे। जो भी सबसे अधिक मूल्य वाला कार्ड झपटेगा वह इस दौर का विजेता होगा। अच्छा, मान गया। तांग शियू और ये ताइफू ने एक साथ सिर हिलाया। भीड़ में चेन काई अभी भी गुस्से में डूबा हुआ था। तांग शियू और ये ताइफू के जुए के तरीके के बारे में सुनकर उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इस समय ठीक से बता नहीं पा रहा था कि क्या गड़बड़ है। वह बस मुस्कुराते हुए जिया रुईदियाओ और उसके शिष्य को घृणा से घूर रहा था। क्या ये सीधे सीधे मार खाने का न्योता नहीं है? दूसरी ओर मियाओ वेंटांग ने सहानुभूति से भरी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ ये ताइफू को देखा। वह दूसरों के बारे में तो निश्चित नहीं था, लेकिन वह तांग शियू को जानता था। एक दुर्जेय व्यक्ति जो 1000 मशीन सरणी के छठे स्तर को पार कर सकता था, वह निश्चित रूप से शक्तिशाली था और उसकी दृष्टि और हाथ की गति दोनों ही अत्यंत तीव्र होंगी। कुछ मिनट बाद डीला बीच में खड़ी थी, उसके दोनों ओर तांग शियू और ये ताइफू थे। उसने दोनों को देखा और फिर कहा, सज्जनों, मैं तैयार हूँ। मुझे आशा है कि आप दोनों ध्यान केंद्रित करेंगे और इस महत्वपूर्ण जुए के मुकाबले को जीतेंगे। अब मैं 3 से उल्टी गिनती शुरू करूंगी। गिनती पूरी होते ही मैं ताश के पत्तों का ये डेक हवा में बिखेर दूंगी। 3, 2, 1, 0। डीला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ घुमाया और अपने हाथ में मौजूद कार्डों को सीधे अपने सिर के ऊपर बिखेर दिया। डीला द्वारा ताश के पत्ते बिखेरने से पहले ही तांग शियू की दैवीय चेतना ने डेक में मौजूद किंग राजा को पहचान लिया था। पत्ते बिखरते ही वह बिजली की गति से ऊपर की ओर बढ़ा। किंग के अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने से पहले ही लगभग पलक झपकते ही किंग उसके हाथ में था और उसके पैर वापस जमीन पर आ गए थे। दूसरी ओर ये ताइफू की हरकतें तांग शियू की तुलना में कई कदम धीमी थीं। उसकी आंखें किंग की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। जब उसने तांग शियू को पहला कदम उठाते देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसे एक पल के लिए हिचकिचाहट इसलिए हुई क्योंकि उसे किंग तो नहीं दिखा, लेकिन जोकर जरूर दिख गया। तुरंत ही वह ऊपर उठा और जोकर को झपट डाला, जबकि उसकी नजरें हवा में लहराते पत्तों पर टिकी रहीं। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद बाकी बचे कार्ड जमीन पर गिर गए, कुछ सीधे कुछ उल्टे। डीलर वापस दोनों के बीच में आया, मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ने अपनी मनचाही कार्ड ले ली हैं। अब मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक साथ अपने हाथ में मौजूद कार्ड दिखाओगे। ये ताइफू को राजा नहीं मिला था और जमीन पर पड़े सभी खुले पत्तों में भी राजा नहीं था। वह थोड़ा बेचैन हो गया और भावहीन तांग शियू को देखकर उसने मन ही मन प्रार्थना की कि कहीं तांग शियू ने राजा न छीन लिया हो, अन्यथा उसकी सचमुच बुरी तरह हार हो जाएगी। जोकर राजा दोनों ने एक साथ अपने हाथों में मौजूद कार्ड दिखाए।
पल भर में ये ताइफू का दिल मानो बर्फीले तहखाने में डूब गया और उसका शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं बल्कि गहरा अविश्वास और दर्द झलक रहा था। यह आखिरी दांव डूबते हुए आदमी के तिनके का सहारा लेने जैसा था, लेकिन सहारा लेने के बाद उसने पाया कि यह तिनका न केवल उसकी मदद नहीं कर रहा था बल्कि उस पर और भी जोर से वार कर रहा था। आग में घी कौन डालता है, जले पर नमक कौन छिड़कता है, इस आखिरी दौर ने इसे बखूबी दर्शाया। वूश, घटनास्थल का माहौल तुरंत ही उग्र हो गया और सबकी निगाहें तीव्र क्रोध से भर गईं, जो ये ताइफू की बजाय तांग शियू की ओर निर्देशित था। दृष्टि, हाथों की गति, ये एक जुए के उस्ताद के लिए सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं। लेकिन अब तांग शियू ने इस जुए के खेल में एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी, जिसमें छल कपट की कोई गुंजाइश नहीं थी और जिसे केवल कौशल से ही जीता जा सकता था। इससे कई लोग, जो पहले तांग शियू की जीत को महज किस्मत मानते थे, पूरी तरह से अपना विचार बदल बैठे। उस्तादों की प्रतियोगिता में किस्मत भी भूमिका निभाती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जुए का कौशल। कहावत है, 10 बार जुआ खेलो, 9 बार हारो, क्योंकि 10 में से 8 बार दूसरे लोग धोखा देते हैं। आंखों में थोड़ी सहानुभूति लिए डीलर ने जल्दी से ये ताइफू की ओर देखा और कहा, श्री तांग ने बादशाह छीन लिया और श्री ये ने जोकर छीन लिया। मैं घोषणा करता हूं कि श्री तांग ने ये जुआ मैच जीत लिया है। पफ, ये ताइफू क्रोध से भर उठा और उस भीषण प्रहार के कारण उसके मुंह से ताजा खून थूक निकला। उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसका अकड़ा हुआ शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा। बेकार, चेन काई का चेहरा पीला पड़ गया था। पागल कुत्ते की तरह उसने अपने सामने गिरे ये ताइफू को देखा। उसे जरा भी दया नहीं आई, बल्कि वह कुछ कदम दौड़ा और ये ताइफू को जोर से लात मारी। इस जुए में उसने न केवल जिया रुइदियाओ से जीती सारी रकम गंवा दी, बल्कि अपनी पूंजी भी खो दी। भला वह क्रोधित क्यों न होता, हालांकि उनके इस कृत्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को अविश्वास से स्तब्ध कर दिया। कई लोगों ने तो गुस्सा भी दिखाया और फुसफुसाने लगे, ये चेन काई तो हद ही बेशर्म है ना? जीत तो सकता है पर हार नहीं सकता। ये ताइफू आज भले ही हार गया, बुरी तरह हारा, लेकिन उसने पहले ये ताइफू को काफी पैसा जीतने में मदद की थी। अब जब वो खुद हार गया है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। चेन काई का चरित्र बेहद घटिया है ना? उसने अपने चेन परिवार को सचमुच कलंकित किया है। वह लोगों का इस्तेमाल तब करता है जब उसे उनकी जरूरत होती है, और जब जरूरत नहीं होती तो उन्हें त्याग देता है। वह हद से ज्यादा घृणित है। मैंने चेन परिवार के साथ अपना कारोबार तुरंत समाप्त करने का फैसला किया है। ऐसे चरित्र को देखते हुए मुझे यकीन है कि उनके चेन परिवार के अन्य सदस्य भी कुछ खास अच्छे नहीं होंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी के जुए के उस्ताद ये ताइफू का इस तरह दुखद अंत होना वाकई अफसोस की बात है। मैं सचमुच चेन काई की जमकर पिटाई करना चाहता हूँ। वह जिनमेन द्वीप का एक प्रमुख व्यक्ति है, फिर भी उसमें बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। मुझे उससे सचमुच घृणा हो रही है। चेन काई के इस कारनामे से हम जिनमेन द्वीपवासियों की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। हार तो हार ही होती है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या उसे इतना घिनौना काम करने की जरूरत थी? ये सचमुच शर्मनाक है। बेशर्म। अध्याय 94, भगा ले जाओ। कृपया अनुशंसा करें और संग्रह करें। इस समय चू यी और बाई ताओ ने चेन काई को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और जिनमिन द्वीप पर इस झमेले में फंसने पर मन ही मन पछता रहे थे। जुए का खेल समाप्त होते देख वे दोनों चुपचाप चले गए। पैराडाइज क्लब की मालकिन होने के नाते ओयांग लुलू भी ज्यादा देर नहीं रुकी। उनकी तिरस्कार भरी निगाहें कुछ पल के लिए चेन काई पर टिकीं और फिर तांग शियू पर टिक गईं। उन्होंने तांग शियू को एक गहरी नजर से देखा और फिर चू यी और बाई ताओ के पीछे चल पड़ीं। वह चू यी और बाई ताओ से तांग शियू के बारे में और जानना चाहती थीं। वह रहस्यमयी तांग शियू को समझना चाहती थीं। इसी बीच जिया रुइदाओ, जो अब अपनी दिवंगत पत्नी की एकमात्र स्मृति चिन्ह, कुंडली मारे हुए अजगर और खेलते हुए फीनिक्स पक्षी की जटिल नक्काशी वाले ज़ेड पेंडेंट को पकड़े हुए थे, उनकी आंखों में आंसू भर आए। मौलिक रूप से उसे लगा कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। उसने न केवल अपनी सारी संपत्ति खो दी थी और भारी कर्ज में डूब गया था, बल्कि अपनी दिवंगत पत्नी की आखिरी निशानी भी खो दी थी। हालांकि तांग शियू की जीत ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह नरक से स्वर्ग लौट आया हो। भाई तांग, धन्यवाद, धन्यवाद। जिया रुइदाओ की आवाज थोड़ी रुंधी हुई थी, लेकिन उनके द्वारा बोले गए हर शब्द में गहरी ईमानदारी झलक रही थी। तांग शियू को दूसरों द्वारा बार बार धन्यवाद कहना पसंद नहीं था, और न ही उसे लोगों के इस तरह के व्यवहार की आदत थी। उसने बेपरवाही से सिर हिलाते हुए कहा, तैयार हो जाइए, चलिए होटल वापस चलते हैं, और अगर हो सके तो आज रात या कल की मेरी फ्लाइट बुक कर दीजिए। मुझे स्टार सिटी लौटना है। जिया रुइदाओ ने झट से कहा, भाई तांग, शियाओ लॉन्ग ने कहा था कि उसने आपके लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दिलवाई है। अभी तो सिर्फ 2 दिन ही बीते हैं, इसलिए जल्दी वापस मत आइए। एक तरफ तो मुझे जीती हुई रकम बदलकर आपके खाते में जमा करानी है, दूसरी तरफ मैं अपना आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ और आपको जिनमेन द्वीप घुमाना चाहता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिनमेन द्वीप पर कितनी सारी घूमने लायक जगहें हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उनमें से कुछ जरूर पसंद आएंगी। ये तांग शियू हिचकिचाया। उसे जिनमेन द्वीप के मनोरंजन स्थलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी भारी भरकम रकम में थी। जिया रुइदाओ के साथ हुए समझौते के अनुसार जुए से जीती गई लगभग 500 मिलियन युआन की रकम में से उसे आधा हिस्सा मिलना था। तांग शियू को हिचकिचाते देख गोंग डालोंग ने तुरंत कहा, मास्टर तांग, मेरे गुरुजी सही कह रहे हैं। हमें चिप्स के बदले पैसे लेने होंगे और फिर उन्हें अपने अपने खातों में जमा करना होगा, जिसमें कुछ समय लगेगा। इसके अलावा मुझे एक निजी पहाड़ी विला के बारे में पता है, जहाँ न केवल सुंदर वातावरण है बल्कि दुर्लभ जंगली जानवर भी मिलते हैं। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि विला ने दर्जनों मार्शल आर्ट मास्टर्स को पास के एक द्वीप पर भेजा है ताकि वे एक आत्मा बन चुके समुद्री ड्रैगन का शिकार कर सकें। विला ने अपने 10 से अधिक वर्षों के इतिहास में केवल दूसरी बार समुद्री ड्रैगन का शिकार किया है। पहली बार समुद्री ड्रैगन का मांस खाने वाले कई लोगों ने कहा था कि इसका स्वाद लाजवाब था।
एक समुद्री अजगर जो आत्मा बन गया था। तांग शियू की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत ही प्रलोभन में आ गया। उनकी वर्तमान साधना के लिए खूंखार जानवरों के विभिन्न भागों से प्राप्त सामग्री की आवश्यकता होती थी, जैसे कि फर, मांस, हड्डियां और पंजे। ये शरीर को मजबूत बनाने वाले द्रव को परिष्कृत करने के लिए मूलभूत सामग्रियां थीं। इसके अतिरिक्त यदि उनका सामना उच्च श्रेणी के खूंखार जानवरों से होता तो वे अधिक उन्नत औषधियां, जैसे कि गोल्डन बेल द्रव, को परिष्कृत कर सकते थे, जो त्वचा को पीसने की अवस्था के लिए सबसे उपयुक्त थी। उस विला का नाम क्या है? तांग शियू ने पूछा। गोंग दालोंग मुस्कुराया और बोला, स्ट्रेट विला। तांग शियू ने फिर पूछा, हम कब जा रहे हैं? गोंग दालोंग ने तुरंत जवाब दिया, अगर आपके पास समय हो तो कल जैसे ही हमारा जहाज बंदरगाह पर पहुंचेगा हम तुरंत जा सकते हैं। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, तो मैं जिंगमिन द्वीप पर 2 और दिन रुकूंगी। हालांकि क्रूज जहाज पर रहने के दौरान मुझे अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत है और मैं किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहती। गोंग दालोंग ने आदरपूर्वक कहा, चिंता मत कीजिए, हम आपको परेशान नहीं होने देंगे। साथ ही आपको मुझे अपना बैंक खाता नंबर देना होगा। चिप्स को नकदी में परिवर्तित करने के बाद मैं आपके खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दूंगा। ठीक है। तांग शियू ने अपने फोन से गोंग दालोंग को अपने बैंक खाते की जानकारी भेजी और फिर कई लोगों की निगाहों के बीच वीआईपी कमरे से निकल गया। हालांकि वह अपने कमरे में नहीं लौटा, बल्कि जहाज के पिछले डेक पर चला गया, जहां कम ही मेहमान थे। उग्र समुद्र को निहारते और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए उसे एक सुखद अनुभूति हुई। हाल ही में वह हमेशा व्यस्त रहता था, तरह तरह के कामों में लगा रहता था और उसे अगले कदम के बारे में सोचने का समय बहुत कम मिलता था। इसके अलावा उसे सबसे ज्यादा नापसंद ये था कि ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार अंधेरे में आगे खींच रही हो। कई चीजें उसके नियंत्रण से बाहर थीं। अगर मैं अपनी चरम अवस्था में लौट सकूं तो इस दुनिया का स्वर्गीय मार्ग कुछ भी नहीं रह जाएगा। तांग शियू की आंखों में छाई ठंडक फीकी पड़ गई और उसे थोड़ी बेबसी महसूस हुई। यहाँ बहुत शांति है। तांग शियू के पीछे से अचानक एक आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि वह पैराडाइज क्लब की मालकिन ओयांग लुलू थी। अपने से कुछ ही उम्र की इस लड़की को मुस्कुराते हुए देखकर तांग शियू ने बेपरवाही से कहा, सचमुच ये बुरा नहीं है। ओयांग लुलू ने तांग शियू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस जुए के मुकाबले में जीत के लिए बधाई। तांग शियू ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह इस समय परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन ओयांग लुलू उसके पास आ गई थी, जिससे वह थोड़ा असहाय महसूस करने लगा। अगर ओयांग लुलू की पहचान का पता न होता तो वह उसे तुरंत वहां से भगा देना चाहता। आप मेरा स्वागत नहीं करते? अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से ओयांग लुलू ने तुरंत तांग शियू के रवैये को भांप लिया और पूछा। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ओयांग लुलू को गुस्सा आया। बचपन से ही उसने अनगिनत पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित होते देखा था। यहाँ तक कि ऐसे भी कई लोग थे जो दिखावा करते हुए उसे ठुकरा देते थे, लेकिन मन ही मन उसे पाना चाहते थे। लेकिन तांग शियू को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वह सचमुच उसे वहां नहीं चाहता था, मानो उसे उसमें जरा भी दिलचस्पी न हो। अरे क्या तुम सच में मर्द हो? ओयांग लुलू चिढ़कर एक अनकही बात कह बैठी। हालांकि जैसे ही उसने ये कहा उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मन ही मन पछताने लगी। तांग शियू ने ओयांग लुलू को ठंडी निगाहों से देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुम सच में यह आजमाना चाहती हो कि मैं मर्द हूं या नहीं? मुझे बिना किसी बंधन के एक रात के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। आप ओयांग लुलू गुस्से से आग बबूला हो गई। तांग शियू के ठंडे चेहरे को देखकर उसका मन किया कि उसे जोर से लात मार दे, लेकिन अपनी लड़ने की क्षमता को भांपते हुए उसने गहरी सांस ली और जाने के लिए मुड़ गई। कुछ घंटे बाद तांग शियू, जो पहले ही अपने कमरे में लौट चुका था, को अपने फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन मिला कि उसके बैंक खाते में 250 मिलियन की राशि प्राप्त हुई है। ऐसा लगता है कि जिया रुईदाओ और उनका शिष्य काफी भरोसेमंद हैं। तांग शियू को इतनी बड़ी रकम से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए पैसा महज उनकी साधना में सहायक था। अगर उन्हें बहुत सी चीजें खरीदने के लिए पैसे की जरूरत न होती तो उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं होती कि उनके पास पैसा है या नहीं। चाहे सोने चांदी का पहाड़ ही क्यों न हो, वे उस पर नजर तक नहीं डालते। पैराडाइज क्लब महाप्रबंधक का कार्यालय। ओयांग लुलू बॉस की कुर्सी पर उदास बैठी थी। उसके पैरों के पास रखा चाय का कप टूट गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि निगरानी फुटेज के जरिए तांग शियू का पता लगाने और उससे खुश करने की कोशिश करने के बाद भी बॉस उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगा। यहाँ तक कि इतनी कम उम्र के बावजूद वह इतनी घिनौनी बातें सोच रहा था। यह सच है कि आप किसी व्यक्ति का चेहरा तो जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। पुरुष सचमुच बदमाश होते हैं, ओयांग लुलू ने मन ही मन बुदबुदाया। बैंग बैंग, दरवाजे पर दस्तक दी गई। अंदर आएं। ओयांग लुलू ने तुरंत अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और कहा। दरवाजा खुलते ही चू यी और बाईताओ मुस्कुराते हुए दफ्तर में दाखिल हुए। वे आराम से दफ्तर के एक कोने में सोफे पर बैठ गए। ओयांग लुलू को उनके लिए खुद चाय डालते देख बाईताओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुराने सहपाठी, आज कुछ नया सीखा? हमने पहले कहा था कि तांग शियू को समझना वाकई मुश्किल है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह आज का जुआ मैच इतनी आसानी से जीत जाएगा। ओयांग लुलू ने चाय बनाते हुए उदासीनता से कहा, उसमें कुछ काबिलियत तो है, लेकिन वह बहुत घमंडी और असभ्य है। मुझे ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है। चू यी मुस्कुराई और बोली, सुंदर लुलू, तुम उसे पसंद करो या न करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद बहुत सी औरतें उसे पसंद करती होंगी। क्या तुमने आज ध्यान नहीं दिया कि जुए का मैच देख रही कई जवान और खूबसूरत औरतें तांग शियू को तीखी निगाहों से देख रही थीं? ओयांग लुलू ने ठंडी आवाज में कहा, क्या वे महिलाएं मेरी बराबरी कर सकती हैं? चू यी थोड़ी देर रुकी, फिर हंसते हुए बोली, तुम सही कह रही हो। अगर तुम फूल हो तो वे सब खरपतवार हैं, उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन तुम्हारे लहजे से तो ऐसा लगता है कि तुम तांग शियू से अकेले ही मिली थी। ओयांग लुलू ने गुस्से से कहा, मैं उससे मिली तो थी, लेकिन उस कमीने ने मुझे भगा दिया।
मुझे तुम लोग सचमुच बेशर्म लगते हो, और वह तांग शियू तो हद से ज्यादा बेशर्म है। चू यी और बाई ताओ ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों के दिलों में एक साथ गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई। पुराने सहपाठी, उस तांग शियू ने तुम्हारे साथ क्या किया? बाई ताओ ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, वो तांग शियू इतना दुस्साहसी तो नहीं होगा कि तुम्हारे साथ कोई अनुचित हरकत करे, है ना? चू यी ने भी तुरंत पूछा। ओयांग लुलू ने उन दोनों को देखकर अपनी आंखें घुमाईं और गुस्से से बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई? फिर उसने तांग शियू के साथ हुई पूरी घटना शुरू से अंत तक सुनाई और आखिर में गुस्से से बोली, तुम ही बताओ, क्या वो मर्द भी है? मैं, तुम्हारी चाची, फूल की तरह खूबसूरत हूँ, मेरी खूबसूरती बेमिसाल है। दूसरे मर्द मुझसे करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांग शियू ने मुझे भगाने की हिम्मत की। ये तो सरासर बेइज्जती है। अगर मुझे कुंग फू आती तो मैं उसे वहीं सबक सिखा देती। नहीं, बाई ताओ ने तुरंत कहा। चू यी ने भी जल्दी से कहा, मेरे पुराने सहपाठी, तांग शियू को सबक सिखाने के बारे में सोचो, पर ऐसा कभी मत करना। तुम्हें नहीं पता कि तांग शियू कितना शक्तिशाली है। ओयांग लुलू ने उनकी चौंकी हुई प्रतिक्रियाओं को देखकर उलझन में पूछा, तुम दोनों को क्या हुआ है? तांग शियू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके तो सिर्फ 2 हाथ और 2 पैर हैं। क्या उसके 3 सिर और 6 हाथ होंगे या कुछ और? चू यी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वह तांग शियू शायद 3 सिर और 6 भुजाओं वाले से भी कहीं अधिक दुर्जेय है। आप जिंगमेन द्वीप के एक बड़े आदमी हैं। आपने बयान रेस्टोरेंट के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? बिल्कुल जानती हूँ, मैं तो बान रेस्टोरेंट के युवा मालिक से मिल भी चुकी हूँ। हमने साथ में खाना खाया, पिया और बातें की। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ओयांग लुलू ने कहा। अध्याय 95 स्ट्रेट विला। चू यी ने ओयांग लुलू को ध्यान से देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, पुराने सहपाठी, जिंगमिन द्वीप पर आपके ओयांग परिवार की ताकत बेजोड़ होनी चाहिए और आपके खुफिया तंत्र भी अतुलनीय होने चाहिए। मुझे लगता है कि आपने कल रात बयान रेस्तरां में जो कुछ हुआ उसके बारे में जरूर सुना होगा, है ना? ओयांग लुलू आश्चर्यचकित होकर बोली, बेशक मैंने सुना। आपका इससे क्या मतलब है? चू यी ने कहा, कल रात 3 उस्तादों ने बयान रेस्तरां में स्थित थाउजेंड मशीन एरे में सेंध लगाए। उनमें से एक तांग शियू था और वह वही अद्भुत व्यक्ति था जो थाउजेंड मशीन एरे के 6ठे स्तर तक पहुंच चुका था। क्या? ओयांग लुलू अचानक खड़ी हो गई और उसके हाथ में पकड़ी चाय की प्याली हवा में गिर गई, जिससे चाय चारों ओर फैल गई। बान रेस्टोरेंट जिंगमिन द्वीप पर था और वह और रेस्टोरेंट की युवा मालकिन गू शियागसू लगभग 10 साल से दोस्त थीं। हालांकि उनका रिश्ता सबसे गहरी दोस्ती जैसा नहीं था, फिर भी वे एक दूसरे की कद्र करती थीं। वह थाउजेंड मशीन एरे को समझती थी और जानती थी कि केवल शक्तिशाली साधक ही इसे आजमा सकते हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति कोशिश करे तो संभवतः उसकी जान चली जाएगी। क्या तांग शियू एक साधक है? क्या वह एक साधक है? ओयांग लुलू का दिल उथल पुथल में था। वह इस खबर से स्तब्ध रह गई थी। बेशक उसे सबसे ज्यादा झटका तांग शियू के एक साधक होने से नहीं लगा, बल्कि इस बात से लगा कि वह 1000 मशीन सरणी के 6ठे स्तर तक पहुंच चुका था। 6ठा स्तर, ऐसा करने के लिए किसी व्यक्ति को कितनी भयावह रूप से शक्तिशाली होना चाहिए? ऐसा प्रतीत होता था कि थाउजेंड मशीन एरे की स्थापना के बाद से दशकों में कोई भी 6ठे स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। चू यी ने हैरान ओयांग लुलू को देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, पुराने सहपाठी, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने तुम्हें क्यों रोका था। मैं उस आदमी को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि वह बेहद शक्तिशाली है, हद से ज्यादा। इसलिए उसे उकसाओ मत। ऐसा व्यक्ति केवल मित्र ही हो सकता है, शत्रु नहीं। ओयांग लुलू के कामुक लाल होंठ कुछ देर हिले और अंत में उसने एक असहाय कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो। अगर हम सचमुच ऐसे भयानक स्वामी को उकसा दें तो मेरी तो बात ही छोड़ो, हमारा पूरा ओयांग परिवार भी शायद इसे संभाल नहीं पाएगा। 20 साल से भी पहले उत्तर पश्चिम के एक खास इलाके में एक प्रतिष्ठित परिवार ने एक भयानक स्वामी को उकसाया था और परिणामस्वरूप उनके परिवार के सभी सदस्य, बूढ़े और जवान, रातों रात मारे गए थे। चू यी आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हें ऐसी बातों की जानकारी भी है? क्या उस घटना को किसी उच्च पदस्थ राष्ट्रीय अधिकारी द्वारा दबा नहीं दिया गया था ताकि कोई खबर बाहर न निकले? ओयांग लुलू ने फुसफुसाते हुए कहा, उस समय मेरे दादाजी उस मामले को संभालने के प्रभारी थे। क्या आपके परदादा वह उच्च पदस्थ अधिकारी थे? चू यी और बाई ताओ ने एक स्वर में कहा। ओयांग लुलू ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? उस अधिकारी का उपनाम क्या है? हमारा क्या है? मेरा मतलब ये है कि उस अधिकारी ने मेरे दादाजी को बाद की स्थिति संभालने का जिम्मा सौंपा है, तो ये बात है। चू यी और बाई ताओ को अचानक बात समझ आ गई। ओयांग लुलू ने कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि जिया रुइदियाओ को इतने शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में कैसे पता होगा। तांग शियू इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली है, तो उसके संप्रदाय के वरिष्ठों की साधना कितनी भयानक होगी। पंथ के बुजुर्ग, खेती। चू यी और बाई ताओ ने हैरान होकर ओयांग लुलू को देखा। ओयांग लुलू ने उन्हें गुस्से भरी नजर से देखा और कहा, क्या तुम्हें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि तांग शियू एक साधक है? अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और बुद्धिमत्ता के बावजूद यह मत कहो कि तुम्हें इस दुनिया में साधकों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। चू यी और बाई ताओ पल भर में भयभीत हो गए। किसानों, उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में सुना तो था, लेकिन कभी किसी को देखा नहीं था। इन महान हस्तियों के बारे में उनका हमेशा से यही मानना था कि उनसे मिलना सौभाग्य की बात है और न मिलना सामान्य बात है। लेकिन अब ओयांग लुलू ने बताया कि तांग शियू एक साधक है, जिससे उनके दिलों में एक भयानक हलचल मच गई। हालांकि जितना वे इस बारे में सोचते गए, उतना ही उन्हें लगने लगा कि ओयांग लुलू सही थी। तांग शियू इतना शक्तिशाली था, अगर वह साधक न होता तो एक साधारण व्यक्ति ऐसे अविश्वसनीय कारनामे कैसे कर सकता था? नहीं, हमें तुरंत किसी को तांग शियू की जांच करने के लिए भेजना होगा और देखना होगा कि उसे क्या चाहिए। अगर हम उसके बचपन में उससे दोस्ती नहीं कर पाए तो उसके परिपक्व होने पर उससे दोस्ती करना शायद बेहद मुश्किल हो जाएगा। चू यी ने दृढ़ता से कहा। बाई ताओ ने भी सिर हिलाया और कहा, मैं तुरंत परिवार को संदेश भेज दूंगा।
चाहे हमें पूरे परिवार के संपर्कों का इस्तेमाल करना पड़े, हमें तांग शियू की पसंद का पता लगाना ही होगा। भले ही हम अपनी सारी चालाकी का इस्तेमाल कर लें और तांग शियू के सच्चे मित्र न बन पाएं, हमें हर संभव प्रयास करना होगा कि वह हमारा एहसानमंद हो जाए। सही। चू यी ने भारी मन से सिर हिलाया। ओयांग लुलू ने उनके गंभीर चेहरों को देखा और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। तांग शियू की असली पहचान का अंदाजा लगाने के बाद क्या वह भी यही नहीं सोच रही थी? समुद्र में एक रात बिताने के बाद विलासितापूर्ण क्रूज जहाज आखिरकार अगले दिन दोपहर को जिंगमिन द्वीप बंदरगाह पर पहुंचा। जैसे जैसे मेहमान एक एक करके जहाज से उतरने लगे, गुरु और शिष्य तांग शियू और जिया रुईदियाओ धीरे धीरे जहाज से बाहर निकले। दोपहर के भोजन का समय हो चुका था, इसलिए पांचों ने ज्यादा देर नहीं रुककर सीधे हाइशिया माउंटेन विला के लिए प्रस्थान किया। चूंकि गोंग दालोंग ने समुद्र में रहते हुए ही फोन करके एक निजी कमरा बुक करा लिया था, इसलिए पांचों ने हाइशिया माउंटेन विला में ही दोपहर का भोजन करने का निर्णय लिया। जिंगमिन द्वीप का पश्चिमी तट, एक भव्य और विशाल विला परिसर, ये हाइशिया माउंटेन विला का स्थान था। दोनों कारें प्रवेश द्वार तक गईं और कड़ी जांच के बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। तांग शियू को आश्चर्य हुआ कि विला में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। गश्त दल हर जगह दिखाई दे रहे थे। ये सभी सुरक्षाकर्मी हटे कट्टे थे, स्थिर चाल से चलते थे और स्पष्ट रूप से मार्शल आर्टिस्ट थे। इस हाइशिया माउंटेन विला की पृष्ठभूमि क्या है? तांग शियू पीछे की सीट पर बैठी और आगे की यात्री सीट पर बैठी जिया रुईदियाओ से सवाल किया। जिया रुईदियाओ ने कहा, मुझे इसके विशिष्ट पृष्ठभूमि के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि हाइशिया माउंटेन विला के मालिक शाही राजधानी से हैं और 20 वर्षों से अधिक समय से यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं, जिनका काफी प्रभाव है। हालांकि हाल के वर्षों में विला के मालिक की उम्र और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वर्तमान में विला के मामलों की देखरेख उनके बेटे तांग डोंग कर रहे हैं। तांग शियू ने सिर हिलाया और रुचि से कहा, मैं इस विला के पुराने मालिक से मिलना चाहूंगी। शायद हमारे बीच कुछ साझा विषय हों। जिया रुईदियाओ ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, भाई तांग, इस विला के पुराने मालिक से मिलना शायद आसान नहीं है। पूरे जिंगमिन द्वीप पर अनगिनत उच्च पदस्थ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मिलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन सभी को मना कर दिया जाता है। मैंने एक बार सुना था कि जिंगमिन द्वीप का एक शक्तिशाली अधिकारी, जिसके पास वास्तव में सत्ता थी, विला के पुराने मालिक से मिलना चाहता था और उसे आधे घंटे की मुलाकात के लिए भी आधे महीने पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था। इतना घमंडी? तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा। जिया रुईदियाओ हंसते हुए बोली, ऐसा नहीं है कि वे घमंडी हैं, बल्कि उनकी पृष्ठभूमि इतनी प्रभावशाली है कि वे बहुत सख्त व्यवहार करते हैं। असल में मैं उनके मूल का अनुमान लगा सकती हूँ, लेकिन मैं 100% निश्चित नहीं हो सकती। तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, अपना अनुमान बताओ। जिया रुईदियाओ ने कहा, उनका उपनाम तांग है और शाही राजधानी में केवल एक ही प्रमुख तांग परिवार है। तांग शियू ने कहा, क्या शाही राजधानी का ये प्रतिष्ठित परिवार बहुत शक्तिशाली है? जिया रुईदियाओ ने बिना किसी झिझक के कहा, शक्तिशाली तो दूर, उन्हें खौफनाक भी कहा जा सकता है। पूरे देश में तांग परिवार से अधिक शक्तिशाली 5 से अधिक परिवार नहीं है। जरा सोचिए, 1.4 या 1.5 अरब लोगों के देश में तांग परिवार से अधिक शक्तिशाली 5 से अधिक परिवार नहीं है। तांग परिवार की शक्ति कितनी प्रबल होगी? सचमुच बहुत मजबूत। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा। विला परिसर में प्रवेश करते ही 2 कारें विशाल पार्किंग स्थल में खड़ी हो गईं। तुरंत ही सूट पहने 4 अधेड़ उम्र के पुरुष आगे बढ़े और जल्दी से सभी के लिए कार के दरवाजे खोल दिए। स्वागत, चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, मानो वह वहां काफी देर से इंतजार कर रहा हो, चमकती आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। जिया रुईदियाओ आश्चर्यचकित होकर बोली, मैनेजर हूँ, आप व्यक्तिगत रूप से? क्यों? तारांकन मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना है कि मास्टर जिया पैराडाइज क्लब से विजयी होकर लौटे हैं, इसलिए मुझे आपसे मिलने आना ही था। साथ ही उस महान जुआरी मास्टर को अपना सम्मान अर्पित करने भी आया था। जिया रुईदियाओ ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया, मैनेजर हूँ, आपकी खबर तो बहुत जल्दी फैल जाती है, मैं आपको मिलवाता हूँ। ये है भाई तांग शियू, जिन्होंने शर्त जीतने में मेरी मदद की। भाई तांग, ये है मैनेजर हूँ, हाइशिया माउंटेन विला के रिसेप्शन विभाग के मैनेजर। तारांकन ने तांग शियू को गौर से देखा। हालांकि उसे पहले ही पता चल गया था कि तांग शियू जवान है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह इतना जवान होगा। चेहरे पर एक शानदार मुस्कान लिए उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और अभिवादन किया, स्वागत है श्रीमान तांग। मैंने कल आपकी जुए की कला के बारे में सुना था। अगर पैराडाइज क्लब समुद्र में न होता तो मैं सचमुच आपसे सीखने के लिए तुरंत आ जाता। तुम बहुत दयालु हो। तांग शियू को मिलजोल पसंद नहीं था, लेकिन वह मुस्कुराते चेहरे को भी नहीं ठुकराता। चूंकि दूसरे लोग उसका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे, इसलिए वह उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तारांकन मुस्कुराया और बोला, आप सभी कृपया मेरे पीछे आइए। आपके लिए निजी कमरे आरक्षित कर दिए गए हैं और खाना तैयार किया जा रहा है। आप थोड़ी देर में भोजन कर सकेंगे। जल्द ही तारांकन के मार्गदर्शन में सभी लोग एक आलीशान यूरोपीय शैली के विला में पहुंचे। तांग शियू को पता चला कि परिसर में स्थित प्रत्येक विला में केवल एक ही समूह के मेहमान ठहर सकते हैं। कृपया एक पल रुकिए, मैं तुरंत रसोई को खाना परोसने का आदेश देता हूँ। एक पल इंतजार करें। तांग शियू बोलते बोलते रुक गया। तारांकन, श्रीमान तांग, क्या आपके पास कोई और निर्देश हैं? तारांकन ने पूछा। तांग शियू ने कहा, मैं आपके हाइशिया माउंटेन विला के पुराने मालिक से मिलना चाहूंगी। क्या आप मेरा उनसे परिचय करा सकते हैं? यह तारांकन हिचकिचाते हुए फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, श्रीमान तांग, हमारे पुराने मालिक काफी उम्रदराज हैं और पिछले कुछ वर्षों से सांसारिक मामलों में शामिल नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे खेद है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तांग शियू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चूंकि मैं आपके पुराने मालिक से मिल नहीं सकता, इसलिए अभी के प्रभारी तांग डोंग से मिलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? मुझे बस उनसे कुछ सवाल पूछने हैं।
तारांकन 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 ने कहा, मैं आपका अनुरोध हमारे बॉस तक पहुंचा दूंगा। अगर वह आपसे मिलना चाहेंगे तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है, तांग शियू ने कहा। तभी विला के बाहर से एक गूंजती हुई आवाज आई। कुछ ही सेकंड में विला के मुख्य हॉल के दरवाजे पर एक आकृति प्रकट हुई। असीम दिव्य पूज्य, यह विनम्र दाववादी बिना बुलाए आया है। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। अध्याय 96। साथी दाववादी। वह नवागंतुक एक अनुभवी दाववादी पुजारी था जिसके चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी। उसने दाववादी वस्त्र पहन रखा था, बालों का जूड़ा बना रखा था, हाथ में झाड़ू थी और बादलनुमा जूते पहने हुए थे। उसके दुबले पतले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आप कौन हैं? विला के स्वागत प्रबंधक के रूप में बिन बुलाए आए उस बूढ़े दाववादी को देखकर वह तुरंत पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ा। आखिर अगर जिया रुईदाई, तांग शियू और अन्य लोग उस बूढ़े दाववादी को देखना नहीं चाहते थे तो उसे बाहर निकालने की जिम्मेदारी उसी की थी। उस बुजुर्ग दाववादी की पैनी निगाहें बाकी सभी पर घूमी और अंत में तांग शियू पर आकर टिक गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उत्तर पश्चिम में स्थित जियांग मंदिर से आया हूँ और मेरा दाववादी नाम सच्चे गुरु जी है। मुझे किसी ने जिंगमिन द्वीप पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था और कल 100 दावतों वाले रेस्तरां में हुई घटनाओं के बारे में मुझे अनजाने में पता चला, इसलिए मैं उपकारी तांग से मिलने आया हूँ। जिया रुईदाई ने गहरी आवाज में पूछा, आपको कैसे पता चला कि भाई तांग यहाँ है? सच्चे गुरु जी मुस्कुराए और बोले, आप ही तो उपकारी जिया हैं, है ना? किसी ने अभी अभी आपको पहचान लिया और बताया कि आप और उपकारी तांग कल साथ थे, इसलिए इस बेचारे दाववादी ने अनुमान लगाया कि यह उपकारी तांग ही हैं। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मैं तांग शियू हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? सच्चे गुरु जी मुस्कुराए और बोले, ये बेचारा दाववादी उपकारक तांग को मेरे साथ सहयोग करने और दुष्ट ड्रैगन सागर में साहसिक यात्रा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। क्या उपकारक तांग इसमें रुचि रखते हैं? दुष्ट ड्रैगन सागर। तांग शियू ने इस नाम के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और उसने तुरंत पूछा, दुष्ट ड्रैगन सागर कहाँ है? हमें उसमें जाने की क्या जरूरत है? सच्चे गुरु जी आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या उपकारक तांग को दुष्ट ड्रैगन सागर के बारे में पता नहीं है? मैं नहीं। तांग शियू ने अपना सिर हिलाया। सच्चे गुरु जी ने कहा, ईविल ड्रैगन सागर जिंगमिन द्वीप से 1000 मील दूर दक्षिण सागर की एक छोटी जलमरुमध्य में स्थित है। क्योंकि हमारा जियांग मंदिर कलाकृतियों को परिष्कृत करने में सर्वोपरि है, इसलिए मैं ये साधारण दाववादी कुछ भयंकर जानवरों की सामग्री और एक विशेष प्रकार का अयस्क इकट्ठा करने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरी शक्ति कम है और अगर मैं अकेला गया तो सुरक्षित लौटना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने सुना है कि उपकारक तांग की साधना का स्तर अत्यंत ऊंचा है, इसीलिए मैं आपको साथ चलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। दुष्ट ड्रैगन सागर, खूंखार जानवरों का शिकार करना, क्या आप किसी विशेष अयस्क की तलाश कर रहे हैं? तांग शियू का दिल कांप उठा और उसने तुरंत पूछा, हम कब रवाना होंगे? क्या सच में सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं? सच्चे गुरु जी मुस्कुराए और बोले, लगता है उपकारी तांग मान गए हैं। जी हाँ, हम दोनों ही हैं। ये बेचारा दाववादी और लोगों को आमंत्रित करना चाहता है, लेकिन मेरे संपर्क बहुत कम हैं और जिंगमिन द्वीप पर होने के कारण मैं साथी दाववादियों को आमंत्रित नहीं कर सकता। तांग शियू कुछ पल चुप रहा और उसके मन में दो चेहरे उभर आए, शाओ मिंगजैन और मियाओ वैंटांग। वह सोच रहा था कि क्या वह उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करे। दूसरों को शायद उसकी स्थिति का पता न हो, लेकिन वह इसे भली भांति जानता था। फिलहाल वह केवल तारा में आकाश आधिपत्य शरीर की प्रथम परत की साधना में था, जो कि ऊर्जा शोधन के शिखर पर थी। यदि वह शाओ मिंगजैन और मियाओ वैंटांग जैसे विशेषज्ञों से लड़ता तो संभवतः वह पल भर में ही मारा जाता। एक और सहायक का मतलब है जीवित रहने का एक और मौका। तांग शियू ने मन बना लिया और कहा, चूंकि सच्चे गुरु जी दूसरों को आमंत्रित नहीं कर सकते तो मैं 2 लोगों को आमंत्रित करूंगा। सच कहूं तो मुझे भी खूंखार जानवरों से सामग्री की आवश्यकता है। उन्हें आमंत्रित करने के बाद हमारी फसल हम चारों में बराबर बराबर बंट जाएगी। कैसा रहेगा? सच्चे गुरु जी एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, तो मैं उपकारी तांग को परेशान करूंगा। तांग शियू ने अपना फोन निकाला, मियाओ वैंटांग द्वारा दिया गया बिजनेस कार्ड ढूंढा और उस पर दिए गए नंबर को डायल किया। इस पल मियाओ वैंटांग और शाओ मिंगजैन एक 5 सितारा होटल में थे और पैराडाइज क्लब में हुई घटनाओं के बारे में बातें कर रहे थे। शाओ मिंगजैन मियाओ वैंटांग के जीवंत वर्णन को सुन रहे थे और मन ही मन उस युद्ध को देखने के लिए वहां मौजूद न होने का अफसोस कर रहे थे। ये ताइफू की हार अन्यायपूर्ण नहीं थी। दृष्टि और गति में किसी साधक से प्रतिस्पर्धा करना तो मुसीबत मोल लेना ही है, लेकिन तांग शियू का तरीका वाकई अप्रत्याशित है। एक प्रतिष्ठित साधक जुए में किसी की मदद करने चला गया, वह वाकई एक दिलचस्प नौजवान है। शाओ मिंगजैन ने हंसते हुए कहा। मियाओ वैंटांग मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही। साधक अपने शरीर और मन का साधना करते हैं और अपनी साधना को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जुए में भाग लेने वाले किसी साधक से मेरा सामना पहली बार हुआ है। हालांकि पिछले विवाद के कारण मैंने तांग शियू से माफी मांग ली है। अगर वह मुझे माफ नहीं कर सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकती। शाओ मिंगजैन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तांग शियू संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं है। चूंकि आपने पहले ही माफी मांग ली है, मुझे नहीं लगता कि वह पिछली बात पर ध्यान देगा। ऐसा ही हो। मियाओ वैंटांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। शाओ मिंगजैन ने तांग शियू के बारे में बात करना बंद कर दिया और विषय बदलते हुए कहा, भाई मियाओ, आज रात वार्षिक बोहिनिया नीलामी है, क्या आप टिकट दिलवा सकते हैं? दरअसल इस बार जिंगमिन द्वीप आने के मेरे 2 उद्देश्य हैं। पहला, 1000 मशीन एरे को फिर से चुनौती देना और दूसरा, बोहिनिया नीलामी में भाग लेना। मियाओ वैंटांग मुस्कुराई और बोली, दरअसल मेरा भी यही लक्ष्य है। संयोग से जिंगमिन द्वीप पर मेरे कुछ व्यापारिक मित्रों ने मुझे कल कुछ टिकट दिए। चलो शाम को साथ चलते हैं। लेकिन पहले मैं ये बता दूं, मैंने इस बार अपनी जरूरत की कुछ चीजों के लिए बोली लगाने के लिए काफी पैसे तैयार रखे हैं।
शाओ मिंगजैन मुस्कुराए और बोले, मैं आपसे दुर्भावनापूर्वक प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा, लेकिन जिन चीजों की मुझे जरूरत है उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। आखिरकार हम जैसे साधकों के लिए इस वार्षिक बोहिनिया नीलामी में ज्यादा उपयोगी चीजें नहीं होती, मैं समझता हूँ। मियाओ वेंटांग ने सिर हिलाकर कहा। रिंग रिंग रिंग, फोन की घंटी बजी जिससे उनकी अनौपचारिक बातचीत में खलल पड़ गया। मियाओ वेंटांग ने अपना फोन निकाला और कॉलर आईडी देखी तो पाया कि यह एक अनजान नंबर था। अपनी आदत के अनुसार उसने तुरंत फोन काटने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसके मन में तांग शियू की छवि कौंधी तो उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया, हाथ बढ़ाकर उत्तर बटन दबाया और कहा, मैं मियाओ वेंटांग हूँ, कौन बोल रहा है? मैं तांग शियू हूँ, फोन से तांग शियू की आवाज आई। मियाओ वेंटांग की आंखें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर तुरंत खुशी की झलक दिखाई दी। उन्होंने झट से पूछा, श्रीमान तांग, क्या आपको कुछ चाहिए? जी हाँ, मैं करता हूँ। एक दाववादी जो खुद को सच्चा गुरु जी कहता है ने कहा कि वह मुझे दुष्ट ड्रैगन सागर में भयंकर जानवरों का शिकार करने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? मियाओ वेंटांग ने शाओ मिंगजैन पर एक नजर डाली और फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं सच्चे गुरु जी को जानता हूँ और उन्हें 20 साल से ज्यादा समय से जानता हूँ। मुझे उनमें बहुत दिलचस्पी है। क्या मैं एक और व्यक्ति को ला सकता हूँ? संयोग से शाओ मिंगजैन मेरे साथ यहीं हैं। ठीक है, तांग शियू ने कहा। मियाओ वेंटांग ने पूछा, हम कब रवाना होंगे? हम कहाँ मिलेंगे? तांग शियू ने कहा, यदि संभव हो तो अभी स्ट्रेट विला आ जाइए। पहुंचते ही यहाँ रिसेप्शन मैनेजर से मिलें, वह आपको अंदर ले आएगा। ठीक है, ठीक है, हम तुरंत वहां चलेंगे। कॉल समाप्त हो गई। मियाओ वेंटांग ने तांग शियू की बात दोहराई, फिर मुस्कुराते हुए कहा, भाई शाओ, लगता है तांग शियू वाकई उदार व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें दुष्ट ड्रैगन सागर में भयंकर जानवरों का शिकार करने के लिए आमंत्रित किया है। मुझे लगता है कि यह उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का एक बढ़िया अवसर है। शाओ मिंगजैन उठ खड़ी हुई और मुस्कुराई, ये सचमुच स्वर्ग से मिला अवसर है। हालांकि दुष्ट ड्रैगन सागर खतरों से भरा है, इसलिए हमें इस यात्रा में बेहद सावधानी बरतनी होगी। चलिए चलें। हम स्ट्रीट विला स्थित विला में। तांग शियू ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और ट्रू मास्टर जी की ओर देखते हुए कहा, यहीं रुकिए और साथ में भोजन कीजिए। मुझे लगता है कि भोजन के बाद मेरे द्वारा आमंत्रित किए गए 2 लोग जल्द ही आ जाएंगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए चूंकि हमारी पहले ही सहमति हो चुकी है, हम उनके आते ही तुरंत रवाना हो जाएंगे। सच्चे गुरु जी मुस्कुराए और बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उपकारी तांग इतने निर्णायक होंगे। ये बेचारा दाववादी आपकी प्रशंसा करता है, तो ये बेचारा दाववादी आदरपूर्वक इसे स्वीकार करता है। जिया रुईदाई ने पहले ट्रू मास्टर जी को देखा, फिर तांग शियू को। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी विशेष घेरे में आ गए हों और उसमें प्रवेश न कर पा रहे हों। हालांकि लोगों से व्यवहार करने में बेहद कुशल होने के कारण उन्होंने तुरंत ट्रू मास्टर जी को बैठने के लिए सहर्ष आमंत्रित किया। दोपहर का भोजन बहुत ही शानदार था, इतना शानदार कि तांग शियू को भी अपनी वर्तमान स्थिति में ये थोड़ा खर्चीला लगा। साथ ही उसका मन असहाय महसूस कर रहा था। उदाहरण के लिए 2 मुख्य व्यंजनों में उच्च श्रेणी के खूंखार जानवरों का मांस इस्तेमाल किया गया था। अगर उसके पास ये खूंखार जानवरों का मांस होता तो वह निश्चित रूप से इनका उपयोग गोल्डन बेल लिक्विड बनाने के लिए मुख्य सामग्री के रूप में कर सकता था। कितनी अफसोस की बात है, मांस में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो चुकी है और इससे शरीर को ज्यादा लाभ नहीं मिलता। तांग शियू की आह के बीच दोपहर का भोजन समाप्त हो गया। जिया रुईदाई तांग शियू के साथ और समय बिताना चाहते थे, लेकिन ये जानते हुए कि तांग शियू को बाद में कुछ काम है, वे और उनके 3 शिष्य उन्हें अलविदा कहने के लिए उठ गए। तांग शियू ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, नहीं उन्होंने कोई शिष्टाचार का शब्द कहा, बल्कि चुपचाप जिया रुईदाई को जाते हुए देखते रहे। परोपकारी तांग, इस बेचारे दाववादी ने सुना है कि आपने 100 फीस्ट रेस्टोरेंट में 1000 मशीन एरे को चुनौती दी थी, जो वाकई बहुत प्रभावशाली है। सच कहूं तो इस बेचारे दाववादी ने भी एक बार 100 फीस्ट रेस्टोरेंट में 1000 मशीन एरे को चुनौती दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी साधना सीमित थी और मुझे अनिच्छा से पीछे हटना पड़ा और मैं केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंच पाया। सच्चे गुरु जी ने अपना झाड़ू पकड़ा और तांग शियू के सामने बैठकर बोले। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी साधना का स्तर बहुत कम है और मेरी शक्ति भी बहुत कमजोर है। बस इतना है कि मुझे सरणी संरचनाओं का अच्छा ज्ञान है, इसलिए सरणी भेदने में मैं आम साधकों से थोड़ा बेहतर हूँ। जब हम दुष्ट ड्रैगन सागर पहुंचेंगे और उच्च स्तरीय भयंकर जानवरों का शिकार करेंगे, तो मुझे डर है कि मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। सच्चे गुरु जी चौंक गए, कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीरता से बोले, उपकारक तांग, अपने आप को कम मत समझिए। मेरी दृष्टि में एक महागुरु एक शक्तिशाली साधक से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। उस समय उपकारक तांग को केवल एक घातक संरचना बनानी होगी और हम भयंकर जानवरों को संरचना में फंसाने का काम करेंगे, तब उनका शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। तांग शियू ने एक पल सोचा और सच्चे गुरु जी का मतलब समझ गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, सरणियों को स्थापित करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे कुछ सामग्री की आवश्यकता है। सच्चे गुरु जी ने पूछा, कौन सी सामग्री? तांग शियू ने कहा, जेड की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, मेरे द्वारा बनाई जाने वाली सरणी संरचनाएं उतनी ही बेहतर होंगी। इसके अलावा मुझे कुछ ताबीज भी उत्कीर्ण करने होंगे, जो सरणी स्थापित करते समय उपयोगी होंगे। सच्चे गुरु जी मुस्कुराए और बोले, ये तो मामूली बातें हैं। इस बेचारे दाववादी का जिंगमिन द्वीप पर एक मित्र है जो जेड का व्यापार करता है। कैसा रहेगा ये बेचारा दाववादी अभी उससे संपर्क करे और उससे कहे कि वह आपको जल्द से जल्द आवश्यक जेड भेज दे। जहां तक ताबीजों की बात है, मुझे उपकारी तांग से उन्हें संभालने के लिए कहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तांग शियू ने आगे कहा, ताबीज उत्कीर्ण करने के लिए मुझे कुछ सामान खरीदना होगा। ठीक है, आप यहीं मेरे द्वारा आमंत्रित किए गए 2 लोगों का इंतजार कीजिए, मैं सामान खरीदने जाता हूँ। मेरे वापस आकर ताबीज उत्कीर्ण करते ही हम तुरंत रवाना हो जाएंगे। ठीक है।
अध्याय 97 बोहिमिया की नीलामी सिफारिशें आमंत्रित। जैसे ही तांग शियू विला के हॉल से बाहर निकली, एक अधेड़ उम्र का आदमी आंगन में दाखिल हुआ। उसका चेहरा चौकोर था, शरीर सुगठित था, उसकी लंबाई लगभग 1.8 मीटर थी और उसकी आंखें जोश से चमक रही थीं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं तांग शियू की तलाश कर रहा हूँ। तांग शियू ने अपनी भौहें उठाईं, उसे ध्यान से देखा और कहा, मैं तांग शियू हूँ। तुम कौन हो? मैं तांग डोंग हूँ। मैंने सुना है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। तांग डोंग भी तांग शियू को देख रहा था, उसकी आंखों में उलझन का भाव था। वह सोच रहा था कि यह युवक, जिसकी ख्याति पिछले 2 दिनों में जिंगमेन द्वीप पर दूर दूर तक फैल गई थी, उससे क्यों मिलना चाहता है। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सही है। मैं असल में हवेली के मालिक से मिलना चाहती थी, लेकिन सुना है उनसे मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हम कोई शांत जगह ढूंढ सकते हैं? तांग डोंग ने तांग शियू के पीछे स्थित विला पर एक नजर डाली, फिर मुड़कर कहा, मेरे पीछे आओ। पास में ही एक विला है जो विशेष रूप से चाय के लिए है और यह आमतौर पर आम जनता के लिए खुला नहीं होता है। जल्द ही दोनों विला पहुंचे। वेट्रेस द्वारा चाय तैयार करने के बाद तांग डोंग ने एक घूंट लिया, फिर तांग शियू की ओर देखकर पूछा, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? तांग शियू ने कहा, मुझे आपके मुख्य व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों में दिलचस्पी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इन खूंखार जानवरों का शिकार कहाँ करते हैं? तांग डोंग हंसते हुए बोला, ओह बात तो ये है। दरअसल बहुत से लोग जानते हैं कि हम खूंखार जानवरों का शिकार कहाँ करते हैं। जिंगमेन द्वीप के पास मौत की आंख नाम की एक खाई है। वहाँ कुछ खूंखार जानवर हैं और उनमें से हर एक बहुत आक्रामक है और उनमें से अधिकांश में बुनियादी बुद्धि भी होती है। तांग शियू ने कहा, इन खूंखार जानवरों का शिकार करना आसान नहीं होगा, है ना? तांग डोंग ने बेबसी से कहा, बेशक यह आसान नहीं है। हर बार जब हम लोगों को मृत्यु के द्वार पर भेजते हैं तो कोई न कोई घायल हो जाता है और कभी कभी तो लोग मर भी जाते हैं। यही कारण है कि हमारे स्ट्रेट मैनर में खाना इतना महंगा है। तांग शियू ने समझदारी से कहा, मुझे लगता है कि आपके महल के सभी सुरक्षाकर्मी मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर आप थोड़ा और ध्यान दें और कुछ हथियारों का इस्तेमाल करें तो आप खूंखार जानवरों का शिकार कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या आपके महल में खूंखार जानवरों के शव बेचे जाते हैं? तांग डोंग ने भौहें चढ़ाते हुए हैरानी से पूछा, तुम्हें खूंखार जानवरों के शव चाहिए? तांग शियू ने कहा, हाँ। तांग डोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे महल में खूंखार जानवरों के शव तो हैं, लेकिन हम उन्हें बाहरी लोगों को नहीं बेचते, क्योंकि हर खूंखार जानवर का शिकार करना बहुत मेहनत का काम है और हमारे महल के खास पकवानों में खूंखार जानवरों के शव मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए मुझे खेद है। तांग शियू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मुझे उस खूंखार जानवर के मांस की जरूरत नहीं है तो क्या आप मुझे बची हुई खाल, पंजे, शल्क, हड्डियां या खून और अन्य सामग्री बेच सकते हैं? तांग डोंग ने उत्सुकता से पूछा, आपको इन चीजों की जरूरत क्यों है? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मैं संरचनाओं को व्यवस्थित करता हूँ और संरचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए मुझे इन चीजों की आवश्यकता होती है। तांग डोंग ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में पता है? जैसे कि किमिन डंजिया? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने 100 फीस्ट्स रेस्टोरेंट में जो किया, मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं। अगर मुझे फॉर्मेशन समझ नहीं आते तो मैं 1000 मशीन एरे में 6 लेवल कैसे पार कर पाता? तांग डोंग ने अपना माथा पीटते हुए हंसते हुए कहा, मैं सचमुच ज्यादातर समय तो समझदार होता हूँ, लेकिन कभी कभी मूर्ख भी। मैं आपको आपकी जरूरत की चीजें बेच सकता हूँ, लेकिन व्यापार में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कीमत दे सकते हैं? तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर गंभीरता से कहा, किसी भी खूंखार जानवर के बचे हुए फर, पंजे, शल्क, हड्डियां या अन्य अंगों के लिए मैं उन्हें 5 मिलियन युआन में खरीद लूंगा। कैसा रहेगा? 5 लाख? तांग शियू को अचंभित होकर देखता रहा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तांग शियू इतनी ऊंची कीमत लगाएगा। दरअसल उनके महल में खूंखार जानवर के शव के मांस के अलावा बाकी हिस्से बहुत कम ही काम के होते थे। फिर भी हर खूंखार जानवर से बने पकवानों की कीमत लगभग 10 मिलियन युआन ही होती थी। शव के बचे हुए हिस्से वे बहुत कम दामों पर बेच देते थे। क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? तांग शियू ने हैरानी से पूछा। तांग डोंग ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। आपने जो कीमत बताई है वह उचित और वाजिब है। हम ये सौदा करेंगे। आपको इनकी कब जरूरत है? तांग शियू ने कहा, अगर आपके पास ये अभी हैं तो मैं इन्हें तुरंत खरीद सकता हूँ। तांग डोंग तुरंत खड़ा हो गया और गंभीरता से बोला, हमारे महल में कुछ खूंखार जानवरों के शवों के बचे हुए हिस्से हैं, मैं तुम्हें उन्हें दिखाने ले चलता हूँ। अच्छा। तब तांग शियू खड़ी हो गई। हालांकि तांग डोंग के साथ कुछ कदम चलने के बाद उसे अचानक याद आया कि उसे ताबीजों पर नक्काशी करने के लिए सामान खरीदना चाहिए। तुरंत ही उसने कहा, मेरी एक गुस्ताखी है, क्या मैं इसे कह सकता हूँ? तांग डोंग ने अपना सिर घुमाकर कहा, बोलो। तांग शियू ने कहा, मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ। क्या आप किसी को मेरे लिए सामान खरीदने भेज सकते हैं? सामान महंगा नहीं है, मुझे लगता है कि अगर आप बाहर पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तांग डोंग मुस्कुराया और बोला, ये तो छोटी सी बात है। आप जो भी खरीदना चाहते हैं उसे एक कागज पर लिख लीजिए, मैं तुरंत किसी को भेजकर सामान खरीदवा लूंगा और उनके लौटने पर हम पैसों के बारे में बात कर लेंगे। अच्छा। 10 मिनट बाद तांग शियू तांग डोंग के पीछे पीछे हवेली के अंदरूनी हिस्से में स्थित रसोई में गई। रसोई के पीछे एक बड़ा गोदाम था और उस गोदाम के अंदर एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज रूम था जहां 2 खूंखार जानवरों के शव जमाए हुए थे। बाहरी क्षेत्र एक सामान्य जगह थी जहां खूंखार जानवरों के उन हिस्सों को फेंक दिया जाता था जिनका उपयोग नहीं किया जाता था। ये 4 खूंखार जानवरों के विच्छेदन से प्राप्त अप्रयुक्त सामग्री हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो मैं इन्हें आपके द्वारा बताई गई कीमत पर आपको बेच सकता हूँ। तांग डोंग ने तांग शियू की ओर देखते हुए उत्साह से कहा। तांग शियू ने कुछ मिनट तक देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, मैं ये सब ले लूंगी।
मैं तुरंत आपको पैसे भेज सकती हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे एक और मदद मांग सकती हूँ? बोलना। तांग डोंग ने तुरंत हाँ कह दिया। तांग शियू ने कहा, मैं स्टार सिटी से आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए समुद्र में जाना है और मेरे पास इन सामग्रियों को वापस स्टार सिटी भेजने का समय और ऊर्जा नहीं है। मैं आपको एक पता देता हूँ, क्या आप किसी को इन्हें पहुँचाने के लिए भेज सकते हैं? इनके पहुँचते ही मैं किसी को इन्हें लेने के लिए भेज दूंगा। तांग डोंग मुस्कुराया और बोला, छोटी सी बात है। चारों खूंखार जानवरों से प्राप्त सामग्री की कुल कीमत 20 मिलियन थी। तांग शियू ने हाल ही में मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पैसे भेजना सीखा था, इसलिए उसने तुरंत 20 मिलियन तांग डोंग को भेज दिए। 6 महीने के भीतर मुझे आपके महल में शिकार किए गए और चीरफाड़ किए गए सभी खूंखार जानवरों से बची हुई सारी सामग्री चाहिए। कृपया मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें। आप किसी को स्टार सिटी भेजें और मैं तुरंत आपको पैसे भेज दूंगा। लेन देन पूरा होने के बाद तांग शियू ने फिर बात की। तांग डोंग अचंभित रह गया और आश्चर्य से पूछा, सिर्फ आधा साल? तांग शियू ने कहा, हाँ, केवल आधा साल। ये खूंखार जानवर जिनका तुम शिकार करते हो वे सभी निम्न स्तर के खूंखार जानवर हैं। ये मेरे लिए आधे साल तक उपयोगी रहेंगे, लेकिन आधे साल के बाद जब तक तुम अधिक शक्तिशाली खूंखार जानवरों का शिकार नहीं कर लेते, उनसे मिलने वाली सामग्री मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। तांग डोंग समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो। चूंकि यह केवल आधा साल है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मृत्यु के नेत्र में बड़ी संख्या में भयंकर जानवरों का शिकार करने के लिए और अधिक लोगों को भेजूंगा। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, तो फिर मैं उस विला में वापस जाऊंगा जहां मैंने पहले भोजन किया था। जब मेरी जरूरत की चीजें खरीदकर वापस आ जाएंगी तो मैं सीधे आपको पैसे दे दूंगा। तांग डोंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। उनकी कीमत ज्यादा नहीं होगी, इसलिए पैसे की चिंता छोड़ दें। वह मूर्ख नहीं था, उसने पहले ही तांग शियू से खूंखार जानवरों के शवों की सामग्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया था। उसे उस छोटी सी रकम की जरा भी परवाह नहीं थी और बेहतर यही था कि वह तांग शियू पर एहसान करे और भविष्य में खूंखार जानवरों के शवों की सामग्री के लिए उससे और भी सौदे करे। अच्छा, तांग शियू ने बस सहमति जताई और सीधे वहां से चली गई। तांग डोंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर तांग शियू की दूर जाती हुई आकृति को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठ रही थी। सामने खड़ा तांग शियू स्पष्ट रूप से लगभग 20 वर्ष का एक युवक था, लेकिन उसका व्यवहार और आचरण किसी युवक जैसा नहीं था, बल्कि वह एक परिपक्व, स्थिर और कभी अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा लग रहा था। इस भावना ने उसे कुछ हद तक हास्यास्पद बना दिया। तांग शियू उस विला में वापस लौटे जहां उन्होंने पहले भोजन किया था और पाया कि शाओ मिंगज़ेन और मियाओ वैंटांग पहले ही आ चुके थे और सच्चे गुरु जी के साथ बातचीत कर रहे थे। श्रीमान तांग। शाओ मिंगज़ेन और मियाओ वैंटांग दोनों खड़े हो गए। उनके लहजे में एक तरह की आत्मीयता झलक रही थी। तांग शियू ने उन दोनों को सिर हिलाकर कहा, आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। मैंने किसी से ताबीजों पर शिलालेख लिखने के लिए आवश्यक सामान मंगवाया है और वह जल्द ही आ जाएगा। ताबीजों पर शिलालेख लिखने के बाद हम रवाना हो सकते हैं। शाओ मिंगज़ेन और मियाओ वैंटांग ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप रहे। सच्चे गुरु जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उपकारक तांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने जिन 2 मित्रों को आमंत्रित किया है वे उपकारक शाओ और उपकारक मियाओ होंगे। मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे भी जिंगमिन द्वीप पर आए हैं। अभी अभी उनसे बातचीत करते हुए मैंने उन्हें बोहिमिया नीलामी का जिक्र करते सुना। यदि संभव हो तो क्या हम दुष्ट ड्रैगन सागर क्षेत्र के लिए अपनी यात्रा कल तक स्थगित कर सकते हैं? देरी हो रही है। तांग शियू ने थोड़ा नाराजगी जताते हुए भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसने इसे सीधे तौर पर जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उसने पूछा, बोहिमिया नीलामी क्या है? मियाओ वैंटांग ने जल्दी से समझाया, बोहिमिया नीलामी एक बड़ी वार्षिक राष्ट्रीय नीलामी है। उस समय नीलामी में कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो हम जैसे किसानों के लिए उपयोगी होंगी। मैंने पहले भी कई बार बोहिमिया नीलामी में भाग लिया है और हालांकि मैंने बहुत पैसा खर्च किया, मुझे काफी लाभ भी हुआ। अगर हम इस बार चूक गए तो शायद हमें 1 और साल इंतजार करना पड़ेगा। कृषकों के लिए उपयोगी वस्तुएं। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो हम कल रवाना होंगे। बोहिमिया की नीलामी कब है? क्या मैं उसे देखने जा सकता हूँ? मियाओ वैंटांग ने चैन की सांस ली। उसे सचमुच डर था कि तांग शियू सहमत नहीं होगी। तांग शियू का सवाल सुनकर उसने तुरंत जवाब दिया, 2 दिन पहले जिंगमिन द्वीप पर मेरे एक दोस्त ने मुझे बोहिमिया नीलामी के 4 टिकट दिए थे। मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं और भाई शाओ ही जाएंगे, लेकिन अब आप दोनों के साथ भी ये टिकट काफी हैं। तांग शियू ने कहा, ये तो अच्छी बात है। मेरे पास अभी कुछ अतिरिक्त पैसे हैं, इसलिए मैं जाकर देखूंगा कि क्या मैं अपनी जरूरत की कुछ चीजें खरीद सकता हूँ। मियाओ वैंटांग और शाओ मिंगज़ेन ने एक दूसरे को देखा और दोनों मन ही मन कड़वी मुस्कान लिए। वे तांग शियू से दोस्ती करना चाहते थे और अगर नीलामी में उन्हें वही चीज तांग शियू के पास दिखी तो शायद वे उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पुनश्च आज आधी रात के बाद ये किताब आधिकारिक तौर पर बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। उस समय जिंगे 10 अध्याय प्रकाशित करेगा, इसलिए कृपया भाइयों और बहनों जिंगे के लिए अपना मासिक वोट अवश्य दें। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। साथ ही इस किताब के बाजार में आने के बाद अपडेट की गति तेज हो जाएगी, जिससे आप सभी भाई और बहनों को बहुत खुशी होगी। अंत में कृपया एक अनुशंसा टिकट के साथ समर्थन करें। अध्याय 98 अपरिहार्य विजय। सिफारिश के लिए मत मांगना। सांझ हो गई। तांग शियू, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, मियाओ वैंटांग और अन्य 2 लोगों के साथ जिजिंगहुआ नीलामी के स्थल जिंगमिन द्वीप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन केंद्र की ओर चल पड़ा। 18वीं मंजिल हजारों मेजों और कुर्सियों से सुसज्जित विशाल नीलामी हॉल का 1/3 हिस्सा पहले ही भर चुका था और लोग अभी भी बाहर से अंदर आने के लिए उमड़ रहे थे। चारों ने एक जगह चुन ली और जैसे ही वे बैठे, नीलामी स्थल के एक कर्मचारी ने उन्हें नीलाम की जाने वाली वस्तुओं की सूची सौंप दी।
तांग शियू अपनी कुर्सी पर बैठे सूची में मौजूद वस्तुओं के चित्रों और लिखित विवरणों को देख रहे थे। सूची 3 पृष्ठों की थी और पहले 2 पृष्ठ पढ़ते ही उनकी आंखों में निराशा झलक उठी। हालांकि कई वस्तुएं उपयोगी थीं, लेकिन वे उनके किसी काम की नहीं थीं। आखिरी पन्ना पलटते ही तांग शियू की नज़र सूची पर सरसरी नज़र से पड़ी। हालांकि उसी क्षण उसकी आंखें ठहर गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। क्रैकस्टोन, क्या ये वास्तव में क्रैकस्टोन था? यदि यह तस्वीर सटीक थी तो अंतरिक्ष के छल्ले बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्य सामग्री निश्चित रूप से क्रैकस्टोन थी। तांग शियू का दिल तुरंत तेज हो गया और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकने लगा। उसे पहले चिंता थी कि अगर कल ईविल ड्रैगन सागर की यात्रा के दौरान उसे कोई बड़ा या एक से अधिक खूंखार जानवर मिल जाए तो उसे वापस कैसे लाया जाए। लेकिन अगर वह खुद एक स्पेस रिंग बना ले तो उन्हें वापस लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। प्रारंभिक कीमत 5 मिलियन, प्रत्येक बोली 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। तांग शियू ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि उसके पास मौजूद धन से इस मुट्ठी भर आकार के क्रैकस्टोन के लिए बोली लगाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने हेवन क्लब में ये ताइफू के साथ जुआ खेलकर पैसे जीते थे। जिया रुईदाई को दिए गए 249 मिलियन में से कटौती करने के बाद उसके पास 250 मिलियन बचे थे। उसने 20 मिलियन खूंखार जानवरों के शवों की सामग्री पर खर्च किए, जिससे उसके पास कुल 230 मिलियन बचे। क्रैकस्टोन की शुरुआती कीमत 5 मिलियन है और मेरे पास अभी भी 230 मिलियन है। बोली लगाने के लिए ये काफी होना चाहिए। अगर फिर भी यह काफी नहीं हुआ तो मैं जिया रुईदाई से उधार ले लूंगा। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं उसे चुका दूंगा, तांग शियू ने मन ही मन सोचा। जैसे ही तांग शियू ने अपने दिल में उठ रहे आश्चर्य को दबाया और सूची में आगे देखा, उसे एक और उपयोगी वस्तु मिली। 1000 साल पुराना जंगली जिनसिंग। यदि यह अमर लोक में होता तो 1000 वर्ष पुराने जंगली जिनसिंग की तो बात ही छोड़िए, 10,000 वर्ष पुराने जंगली जिनसिंग की भी उसे कमी नहीं होती। 1000 वर्ष पुराना जंगली जिनसिंग वह आत्मा जंतुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन अब यह उसके लिए बहुत कीमती था। यदि वह इस 1000 वर्ष पुराने जंगली जिनसिंग के लिए बोली लगा पाता तो उसे गोल्डन बेल लिक्विड को परिष्कृत करने के लिए एक और मुख्य सामग्री मिल जाती और उससे बनने वाला गोल्डन बेल लिक्विड निश्चित रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता। खरीदो, मुझे इसे खरीदना ही होगा। तांग शियू ने नीचे दी गई बोली को देखा और तुरंत स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव दिखाई दिया। 50 मिलियन, इस 1000 साल पुराने जिनसिंग की शुरुआती कीमत वास्तव में 50 मिलियन थी। इसके अलावा बोली में प्रत्येक वृद्धि 2 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। तांग शियू के होंठ हिले। अगर मैं उस समय अमर लोक में अपने जड़ी बूटी के बगीचे से 1000 साल पुराने जिनसिंग के सारे पौधे निकाल लेता तो मैं दर्जनों पृथ्वी खरीद सकता था। है ना, ये कीमत सरासर लूट है। उसने और नीचे देखा तो उसे कई अन्य वस्तुएं मिलीं जो किसानों के लिए उपयोगी थीं, लेकिन उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थीं। अंत में उसने क्रैकस्टोन और 1000 साल पुराने जिनसिंग पर अपनी नजरें जमा लीं। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि इन दोनों चीजों को हासिल करने में कितना खर्च आएगा। श्रीमान तांग, आपने किस लक्ष्य को ध्यान में रखा है? शाओ मिंगज़ेन ने अपने हाथ में मौजूद सूची को पढ़ना समाप्त किया। अपने बगल में बैठे तांग शियू की ओर मुड़ा और धीमी आवाज में पूछा। तांग शियू ने क्रैकस्टोन और 1000 साल पुराने जिनसिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे ये दोनों चीजें चाहिए। इन्हें खरीदने की पूरी कोशिश करो। शाओ मिंगज़ेन ने क्रैकस्टोन पर एक नजर डाली और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यह किस प्रकार का पत्थर है। नीलामी घर ने केवल इतना लिखा था, दुर्लभ अयस्क कठोर पदार्थ, संभवतः किसी दूसरे अंतरिक्ष से आया उल्कापिंड। हालांकि 1000 साल पुराने जिनसिंग ने उसे थोड़ा निराश कर दिया, क्योंकि उसकी नजर भी उसी 1000 साल पुराने जिनसिंग पर थी। आज पृथ्वी पर 1000 साल पुराना जिनसिंग अत्यंत दुर्लभ है, लगभग अमूल्य के समान। भारी बोली लगने के बावजूद 1000 साल पुराने जिनसिंग की कुछ ही किस्में बिक पाती हैं। इतना ही नहीं, 1000 साल पुराने जिनसिंग की तो बात ही छोड़िए, 500 साल से अधिक पुराना जंगली जिनसिंग भी अब बेहद दुर्लभ है। छोड़ो इसे, मैं इसे छोड़ देता हूँ। शाओ मिंगज़ेन ने मन ही मन एक गहरी आह भरी, फिर मुड़कर मियाओ वेंटांग को कोहनी मारी और उसे उन 2 वस्तुओं के बारे में बताया जिनके लिए तांग शियू बोली लगाने का इरादा रखता था। मियाओ वेंटांग की भी नजर 1000 साल पुराने जंगली जिनसिंग पर थी। शाओ मिंगज़ेन की तरह जब उन्हें पता चला कि तांग शियू इसे चाहता है तो उन्होंने अंततः अपना इरादा बदल दिया। सच्चे गुरु जी की बात करें तो वे वहां केवल देखने के लिए ही मौजूद थे। अगर उन्हें कुछ पसंद भी आता तो भी वे उसके लिए बोली नहीं लगाते। ऐसा नहीं था कि वे उसे खरीदना नहीं चाहते थे, बल्कि वे इतने गरीब थे कि उनके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। शाम को ठीक 8 बजे जैसे ही एक युवती नीलामी के मंच पर चढ़ी, पहले शोरगुल से भरा नीलामी हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें उस युवती पर टिकी थीं। वार्षिक जिजिंगहुआ नीलामी में आप सभी का स्वागत है। इस वर्ष की जिजिंगहुआ नीलामी हमारे जिंगमिन द्वीप पर आयोजित की जा रही है और नीलामी सूची में शामिल सभी वस्तुएं पहुंचा दी गई हैं। मेरा नाम शियाओ है और मैं इस जिजिंगहुआ नीलामी की नीलामी करता हूं। मुझे विश्वास है कि नीलामी सूची में इस सत्र में नीलाम होने वाली सभी वस्तुएं आप सभी ने देख ली होंगी, और मुझे ये भी विश्वास है कि आप सभी के पास पहले से ही ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लिए वे बोली लगाना चाहते हैं। आप सभी को भरपूर फसल और सफल वापसी की शुभकामनाएं। अब मैं घोषणा करता हूं कि 21वीं जिजिंगहुआ नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। नीलामी में पेश की जाने वाली पहली वस्तु एक अनमोल प्राचीन वस्तु है जो मिंग राजवंश के उत्तरार्ध और किंग राजवंश के आरंभिक काल के दौरान राजकक्ष में निर्मित नीले और सफेद रंग का चीनी मिट्टी का फूलदान है। इस नीले और सफेद रंग के फूलदान को कम मत समझिए। इस पर लगी मुहर से संकेत मिलता है कि यह शाही उपयोग के लिए था और यह संभवतः किंग राजवंश के संस्थापक सम्राट के निवास स्थान की वस्तु है। तांग शियू चुपचाप नीचे बैठा नीलामीकर्ता के प्रभावशाली परिचय को सुन रहा था, जिसमें बोली शुरू होने की घोषणा की गई थी, और जिजिंगहुआ नीलामी में आए सैकड़ों मेहमानों को अपनी बोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई। कहावत है, संकट के समय सोना, समृद्धि के समय संग्रहणीय वस्तुएं।
अब उसे इस कहावत का सही अर्थ समझ में आ गया था। एक के बाद एक वस्तुएं ऊंची कीमतों पर नीलाम हो रही थी और एक के बाद एक वस्तुएं ऊंची कीमतों पर खरीदी जा रही थीं। वह आह भरे बिना नहीं रह सका कि अब इतने सारे अमीर लोग हैं और उससे भी ज्यादा अमीर लोग ऐसे हैं जिन्हें संग्रह करने का शौक है। बेशक उसके मन में एक और विचार भी आया, लोग मूर्ख और अमीर हैं, घर में सजावट के लिए मृत वस्तुएं खरीदना व्यर्थ है। नीलामी के 2 घंटे बीत गए लेकिन तांग शियू ने कोई बोली नहीं लगाई। वहीं दूसरी ओर शाओ मिंगजेन और मियाओ वेंटांग ने एक एक बोली लगाकर अपनी जरूरत की चीजें खरीद लीं। अगली वस्तु जिसकी हम नीलामी कर रहे हैं एक दुर्लभ अयस्क है। ये दुर्लभ अयस्क बनावट में कठोर है और माना जाता है कि यह अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरा एक उल्कापिंड है। मेरा मानना है कि यह संग्रहण के लिए भी एक बहुत ही मूल्यवान और कीमती अयस्क है। शायद भविष्य में इसके मूल्य में अपार वृद्धि की संभावना है। इसकी शुरुआती कीमत 5 मिलियन है और प्रत्येक बोली 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। बोली लगाना अब शुरू होता है। नीलामीकर्ता ने लाए गए क्रैकस्टोन को हाथ में उठाया, भावुकता से उसका वर्णन किया और फिर बोली शुरू होने की घोषणा की। यह आता है। तांग शियू का उत्साह बढ़ गया और उसकी निगाहें क्रैकस्टोन पर टिकी थीं। उसने बोली लगाने में जल्दबाजी नहीं की क्योंकि 2 घंटे के अवलोकन के बाद उसने पाया था कि शुरुआती बोली लगाने वालों में से बहुत कम ही वास्तव में खरीदना चाहते थे। वे तो बस स्थिति का जायजा ले रहे थे। अगर कोई उनसे प्रतिस्पर्धा करता तो वे तुरंत पीछे हट जाते। अगर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता तो शायद वे अपनी पसंद की कोई चीज कम कीमत पर खरीद पाते। 6 लाख, एक आवाज सुनाई दी और उस व्यक्ति ने अपना चप्पू उठा लिया। 6.5 मिलियन, 70 लाख, 7.5 मिलियन। देखते ही देखते इस क्रैकस्टोन की कीमत 9.5 मिलियन तक पहुंच गई। हालांकि उस व्यक्ति की बोली के बाद पूरे 12 सेकंड बीत गए इससे पहले कि किसी और ने दोबारा बोली लगाई। नीलामीकर्ता ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए कहा, उस सज्जन ने 9.5 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई इससे भी अधिक बोली लगाने को तैयार है? कृपया इस दुर्लभ अयस्क को कम मत समझिए। इसका रहस्य शायद भविष्य में एक दिन इसका मूल्य 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगा। 1 करोड़। जैसे ही नीलामीकर्ता की आवाज धीमी हुई एक और आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने गहरी सांस ली, अपना चप्पू उठाया और कहा, 15,500,000, 1.5 करोड़। वह आवाज फिर सुनाई दी। तांग शियू ने अपना चप्पू उठाया और चिल्लाकर कहा, 20 मिलियन। वाह! नीलामी हॉल में मौजूद सभी लोग तांग शियू की ओर देखने लगे और चारों ओर चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कौन इतना अमीर और मूर्ख है? एक अयस्क जिसका उपयोग कोई नहीं जानता, चाहे वह कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, 20 मिलियन का नहीं हो सकता। क्या उसने नीलामी करने वाले के प्रचार पर विश्वास कर लिया और बाद में अमीर बनना चाहता था? 20 मिलियन में अयस्क खरीदना, ये किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? मुझे लगता है 10 मिलियन पहले से ही काफी ज्यादा है। आज के जमाने में अमीर लोगों को पैसे की परवाह ही नहीं है। वह एक नौजवान है, मुझे आश्चर्य है कि वह किस परिवार का बिगड़ैल वंशज है। अगर मेरा ऐसा कोई वंशज होता तो मैं उसके पैर तोड़ देता और उसे आत्मचिंतन के लिए घर पर ही रहने को मजबूर कर देता। क्या वह युवक नीलामी करने वाली लड़की में दिलचस्पी रखता है? क्या वह उसके सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहा है? बहुत दिलचस्प। तांग शियू की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। वह हॉल में कई लोगों की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना भावहीन चेहरा बनाए रखा। उसे उन लोगों से कोई मतलब नहीं था जिनके पास देखने की शक्ति तो थी लेकिन वे असली खजाने को पहचान नहीं सकते थे। जाहिर है वह क्रैकस्टोन का उद्देश्य सबको नहीं बताएगा। आखिरकार क्रैकस्टोन उसके हाथों में एक खजाना था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में जो अंतरिक्ष की अंगूठी भी नहीं बना सकता, वह महज एक पत्थर था। नीलामीकर्ता ने तांग शियू को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, उस सुंदर व्यक्ति ने 20 मिलियन की बोली लगाई। क्या कोई 20 मिलियन से अधिक की बोली लगाएगा? यदि नहीं तो ये बहुमूल्य दुर्लभ अयस्क उस सुंदर व्यक्ति का होगा। नीलामी हॉल में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। जैसे ही नीलामीकर्ता हथौड़ा मारकर यह घोषणा करने वाला था कि क्रैकस्टोन को तांग शियू ने जीत लिया है, अचानक एक आवाज सुनाई दी, 50 मिलियन। पुनश्च यह आज रात आधी रात के बाद उपलब्ध होगा और फिर हमें पूरे महीने मासिक टिकटों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, इसलिए कृपया भाइयों और बहनों मासिक टिकटों की रैंकिंग में मेरा साथ दें। क्या आपके पास मासिक टिकटों की गारंटी तैयार है? भाइयों और बहनों, अध्याय 99 की बोली, पहला अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। नीलामी हॉल में मौजूद सभी लोग अचानक आए उस आवाज से चौंक गए। यहाँ तक कि तांग शियू, जो पैसे को तुच्छ समझता था, ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस युग में जहाँ लगभग कोई भी शून्य पत्थर को नहीं पहचानता, कोई इसके लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाने को तैयार होगा। तांग शियू आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और पाया कि बोली लगाने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने काले रंग का झोंकशान सूट पहना हुआ था। उसके सिर पर घने सफेद बाल थे और चेहरा दयालु था, मानो वह किसी परोपकारी बुजुर्ग हो। हालांकि सबकी निगाहों के सामने उसने विजयी भाव दिखाया। खासकर जब उसने तांग शियू को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और तांग शियू को चुनौती भरी नजर से देखा। मुश्किल। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी और अपनी बोली लगाने वाली चप्पू को फिर से उठाया। 60 मिलियन। धड़ाम। पूरा नीलामी हॉल शोरगुल से भर गया। सबकी निगाहें तांग शियू और उस बूढ़े आदमी पर टिक गईं। कहावत है ना, जब कोई चीज असामान्य हो तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। कुछ तेज दिमाग वाले लोग मन ही मन अंदाजा लगा रहे थे, क्या वह दुर्लभ अयस्क सचमुच कोई खजाना हो सकता है? तथापि अनुमान मात्र थे, पर कोई इस पर बहस नहीं कर रहा था। कारण सीधा सा था, भले ही अयस्क कीमती था, उन्हें इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं थी। अगर खरीदने के बाद ये बेकार हो गया तो क्या होगा? इससे वे सचमुच बहुत बड़े मूर्ख साबित होंगे। इसके अलावा बोली लगाने वाला बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा कुछ उदास सा हो गया था, उसने दोबारा बोली लगाने के लिए मुंह ही नहीं खोला था। तांग शियू ने भावहीन होकर दूर खड़े उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान जम सी गई थी, मानो उसके पिता की मृत्यु हो गई हो और उसकी मां ने पुनर्विवाह कर लिया हो।
उसने गौर किया कि बूढ़े व्यक्ति ने कई बार अपने होंठ मटकाए, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंततः उसने खुद को नियंत्रित कर लिया। क्या चल रहा है? तांग शियू ने मूल रूप से बहुत खर्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष यहीं रुक जाएगा। नीलामीकर्ता की आंखों में उत्साह की चमक थी और उन्होंने उत्साहवर्धक स्वर में कहा, जैसा कि कहावत है, आम लोगों की नजरें तेज होती हैं। मैं एक प्रचलित कहावत दोहराना चाहूंगी, अगर आप यहाँ से गुजरें तो इसे नजरअंदाज न करें। अगर यह अयस्क एक दुर्लभ खजाना न होता तो इतनी ऊंची बोली कौन लगाता? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और ये देखकर प्रसन्न हूँ कि दूरदर्शी और प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपनी गहरी समझ से इस खजाने को पहचाना है। उस सज्जन ने 60 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई इससे भी ऊंची बोली लगा सकता है? यदि नहीं तो ये दुर्लभ खजाना उसी सज्जन का होगा। और कुछ? नीलामीकर्ता के नीलामी समाप्त करते ही नीलामी हॉल में चल रही चर्चाएं शांत हो गईं। सबकी निगाहें तांग शियू और उस बूढ़े आदमी पर टिकी थीं। वे उत्सुक थे कि क्या बूढ़ा आदमी दोबारा बोली लगाएगा। कुछ लोगों ने तो बूढ़े आदमी के दोबारा बोली लगाने पर उसे छीनने की तैयारी भी कर रखी थी। जैसा कि नीलामीकर्ता ने कहा था, अगर आप वहां से गुजरे तो इसे देखना न भूलें। क्या हो अगर, क्या पता वह अयस्क सचमुच कोई दुर्लभ खजाना हो। भले ही वे इसे अभी न पहचाने, लेकिन इसे खरीदकर धीरे धीरे इस पर शोध करने से उन्हें एक बड़ा आश्चर्य हो सकता है। तथापि कई लोगों की निराशा के बावजूद उस बूढ़े व्यक्ति ने दोबारा बोली नहीं लगाई। नीलामीकर्ता को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह अब भी बहुत उत्साहित थी। उसने शुरू में इस अयस्क की इतनी ऊंची कीमत मिलने की उम्मीद नहीं की थी। नीलामीकर्ता होने के नाते उसे प्रत्येक वस्तु पर एक 10,000वां हिस्सा कमीशन मिलता था। अब जब यह वस्तु 60 मिलियन में बिक गई तो उसे अप्रत्याशित रूप से काफी धन प्राप्त हो गया। मैं घोषणा करता हूं कि यह बहुमूल्य अयस्क उस सज्जन को जाता है। आप अब मंच के पीछे जाकर लेन देन पूरा कर सकते हैं, या आप नीलामी समाप्त होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। तांग शियू ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत मंच के पीछे की ओर दौड़ पड़ा। उसे शून्य पत्थर जैसे कीमती अयस्क की सख्त जरूरत थी और उसे इसे जल्द से जल्द हासिल करना था। निरीक्षण, भुगतान, लेन देन सुचारू रूप से संपन्न हुआ और जल्द ही तांग शियू शून्य पत्थर लेकर नीलामी हॉल में अपनी सीट पर लौट आया। मियाओ वेंटान के चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि वह असमंजस में था, ये समझ नहीं पा रहा था कि तांग शियू उस अयस्क को खरीदने पर इतना जोर क्यों दे रहा है। लेकिन ये तांग शियू का निजी मामला था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, बधाई हो श्रीमान तांग, आपने एक अनमोल खजाना हासिल कर लिया है। हम तांग शियू ने सिर हिलाया, एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, भविष्य में मुझे संबोधित करने का तरीका बदल दीजिए। मुझे सिर्फ तांग शियू कहकर बुलाइए। मैं भी आपको आपके नाम से ही बुलाऊंगा। यह ठीक है। मियाओ वेंटांग ने तांग शियू के उदासीन भाव को देखा और मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। वस्तुओं की नीलामी तेजी से आगे बढ़ी और तांग शियू ने वाकपटू नीलामीकर्ता की प्रशंसा की। कई वस्तुएं जो मूल रूप से बहुत मूल्यवान नहीं थीं, उनकी कीमतें नीलामीकर्ता के आकर्षक भाषण के कारण लगातार बढ़ती गईं, क्योंकि कई लोगों की भावनाएं जागृत हुईं और उन्होंने उदारतापूर्वक अपने पस खोल दिए। प्रतिभा, ये शब्द अचानक तांग शियू के मन में आया। सुबह के शुरुआती घंटों में नीलामी अपने समापन के करीब थी और अब इस नीलामी के भव्य समापन का समय आ गया था। नीलामी के लिए अगला आइटम हमारी नीलामी का अंतिम से दूसरा आइटम है। यह एक बहुप्रतीक्षित खजाना है, 1000 साल पुराना जिनसिंग। जैसा कि सभी जानते हैं, आज के तीव्र तकनीकी विकास और जंगलों और पहाड़ों के व्यापक दोहन के युग में असली जंगली जिनसिंग खोजना पहले से ही बेहद मुश्किल है। और 1000 साल पुराना जंगली जिनसिंग तो और भी दुर्लभ है, एक सच्ची दुर्लभ वस्तु। आज रात ऐसा खजाना किसे मिलेगा? मैं नीलामी शुरू होने की घोषणा करता हूँ। इतना कहने के बाद नीलामीकर्ता शियाओ ए पीछे हट गईं, ये दर्शाते हुए कि वह बोली लगाने का मंच नीचे बैठे मेहमानों को सौंप रही हैं। 60 मिलियन, 70 मिलियन, 75 मिलियन, 80 मिलियन। तांग शियू को भाग लेने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अंतिम प्रतियोगिता का इंतजार कर रहा था। तथापि कीमत आसमान छू गई और महज 2 मिनट में 180 मिलियन तक पहुंच गई। ये कीमत उनके पास मौजूद धनराशि से कहीं अधिक थी। अभी 10 मिलियन कम पड़ रहे हैं और बाद में शायद इससे भी कहीं ज्यादा कम पड़ जाएंगे। क्या मुझे वाकई जिया रुइडियाओ से उधार लेना पड़ेगा? जिया रुइडियाओ को 250 मिलियन मिले हैं, साथ ही उनकी मूल राशि भी, जो 300 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उन पर अभी भी विदेशी कर्ज बाकी है। विदेशी कर्ज चुकाने के बाद शायद कुछ बचेगा ही नहीं। तांग शियू का दिमाग तेजी से सोचने लगा। वह जिया रुइडियाओ से पैसे उधार लेने को लेकर दुविधा में था। उधार लेना तो आसान था, लेकिन क्या उसे चुकाना मुश्किल होगा? आखिर ये करोड़ों की रकम थी। अगर वह कांग शिया को अपने यहाँ काम करने के लिए बुला भी ले या पैसा कमाने के लिए कोई कंपनी शुरू करने की योजना भी बना ले, तो करोड़ों कमाने में कितना समय लगेगा? जिया रुइडियाओ का पैसा चुकाने में कितना समय लगेगा? आधे मिनट बाद तांग शियू ने मन बना लिया, उधार लेना। उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था और वे इस 1000 साल पुराने जिनसिंग को पाने का मौका गंवाना नहीं चाहते थे। तांग शियू अपनी सीट से उठे और नीलामी हॉल के पिछले कोने से फोन किया। उन्हें पता चला कि जिया रुइडियाओ ने 220 मिलियन का विदेशी कर्ज चुका दिया है और अब उनके पास 80 मिलियन बाकी हैं। तांग शियू ने औपचारिकता न करते हुए सीधे 80 मिलियन उधार ले लिए। डिंग। कुछ मिनट बाद एक टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन आया, जिसमें बताया गया कि उनके बैंक खाते में 80 मिलियन जमा हो गए हैं। 218 मिलियन। क्या कोई इससे अधिक बोली लगाने वाला है? यदि नहीं, तो ये 1000 साल पुराना जंगली जिनसिंग उस सज्जन का होगा। नीलामीकर्ता ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ जोर से पूछा। तांग शियू ने चुपचाप बैठे हुए मेहमानों की ओर देखा, धीरे से अपना चप्पू उठाया और कहा, 220 मिलियन। नीलामीकर्ता शियाओ ए की आंखें चमक उठी और मुस्कुराते हुए बोली, सचमुच युवा ही नायक बनते हैं। इस सज्जन की 220 मिलियन की बोली वाकई एक शानदार कदम है। आज का दृश्य मुझे एक कहावत की याद दिलाता है, युवा ही नायक बनते हैं, और अदरक अब केवल बूढ़ों के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि इस सज्जन से अधिक बोली लगाने वाला कोई नहीं होगा, है ना?
अगर नहीं तो ये 1000 साल पुराना जिनसिंग उन्हीं का होगा। नीलामी हॉल में मौजूद कई लोगों के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वे युवाओं में से ही नायक उभरते हैं, इस कहावत से सहमत थे, लेकिन लाल बालों का शौक अब सिर्फ बूढ़ों तक सीमित नहीं है। इस बात ने कई लोगों को निराश कर दिया। आगे की पंक्ति में एक हटे कट्टे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जिसके सहारे एक युवती खड़ी थी, अपने गले में पड़ी सोने की चेन को जोर से खींचा, अपनी करोड़ों डॉलर की वेचेरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी का प्रदर्शन किया और कर्कश स्वर में कहा, 230 मिलियन, 250 मिलियन। तांग शियू की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसने गहरी आवाज में पुकारा। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के उस आदमी ने अपने बगल में खड़ी युवती को धक्का दिया, तांग शियू को घूरकर देखा, फिर उसे बीच वाली उंगली दिखाई और जोर से चिल्लाया, 300 मिलियन। वूश। नीलामी हॉल में मौजूद हर कोई उस हटे कट्टे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बोली देखकर स्तब्ध रह गया। 300 मिलियन, 1000 साल पुराने जंगली जिनसिंग की नीलामी 300 मिलियन की आसमान छूती कीमत पर हुई। सब लोग आपस में फुसफुसाने और बातें करने लगे। इस मोटे मूर्ख का बैकग्राउंड क्या है? क्या वो 1000 साल पुराने जिनसिंग के लिए 300 मिलियन की बोली लगा सकता है? मुझे तो पूरा यकीन है कि वो जो खाता है उससे सिर्फ मांस बढ़ता है, दिमाग नहीं। 1000 साल पुराने जंगली जिनसिंग की कीमत ज्यादा से ज्यादा 150 मिलियन है। इससे ज्यादा की बात तो ये बिल्कुल बेवकूफ है, बेवकूफ। भले ही यह 1000 साल पुराना जिनसिंग कीमती हो, लेकिन इसकी कीमत 300 मिलियन तो नहीं है ना। वह साफ तौर पर उस नौजवान से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। बेवकूफ। हर साल बेवकूफ होते हैं, लेकिन इस साल तो बहुत ज्यादा हैं। क्या वह मोटा आदमी बस पैसे जला रहा है? अमीर मूर्ख। तांग शियू ने अपनी आंखें सिकोड़कर उस हटे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी की उत्तेजक निगाहों को देखा और मन आह भरी। वह इसे खरीद नहीं सकता था। वह अधिकतम 250 मिलियन की बोली लगा सकता था। इससे अधिक उसकी हैसियत से परे था। जो तुम्हारा होना तय है वह अंततः तुम्हारा ही होगा। जो तुम्हारा नहीं है उसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश मत करो। यह वाक्य तांग शियू के मन में आया और अंततः उसने एक कड़वी मुस्कान दी। वह कभी बहुत धनी हुआ करता था। वह जिस भी चीज पर नजर डालता उसे हासिल कर लेता था। इसलिए वह पैसे की ताकत को अच्छी तरह समझता था। लेकिन अब उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ रही थी और उसके पास पैसों की भारी कमी थी। अंत में 1000 साल पुरानी जंगली जिनसिंग को उस हटे कट्टे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हासिल किया था। शो शुरू होने वाला है। तांग शियू के बगल में बैठी मियाओ वेंटांग दबे स्वर में उत्साहित थी और फुसफुसा रही थी। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, 1000 साल पुराना जिनसिंग नीलामी सूची में सबसे महंगी वस्तु थी, तो यह आखिरी वस्तु होनी चाहिए, है ना? क्या सूची में कुछ और भी नहीं है? मियाओ वेंटांग ने फुसफुसाते हुए कहा, श्रीमान तांग। तांग शियू, आपने पहले कभी बोहिमिया नीलामी में भाग नहीं लिया है, इसलिए आप इसके नियमों को नहीं समझते। हर नीलामी में हमेशा एक ऐसी वस्तु होती है जो सूची में सूचीबद्ध नहीं होती, और वही नीलामी का मुख्य आकर्षण होती है। तो बात कुछ ऐसी है। तांग शियू को अचानक बात समझ में आ गई और इस आखिरी चीज को लेकर उसके मन में थोड़ी उत्सुकता जाग उठी। उसने 1000 साल पुराना जिनसिंग नहीं खरीदा था, इसलिए उसके पास जो पैसे थे वो खर्च नहीं हुए थे। शायद आखिरी चीज उसकी जरूरत की ही हो। अचानक नीलामी हॉल की सारी बत्तियां बुझ गईं। तुरंत बाद छत से एक हल्की सफेद रोशनी नीलामीकर्ता पर पड़ी। अंत में प्रोजेक्टर ने नीलामीकर्ता के पीछे की दीवार पर एक छवि प्रदर्शित की। अध्याय 100 हर कीमत पर दूसरा अपडेट। मासिक टिकटों की मांग। धुंधली रोशनी वाले नीलामी हॉल में सबकी निगाहें प्रोजेक्टर स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। यह एक वीडियो था, एक विशाल अशांत समुद्र जिसमें जड़े हुए रत्नों की तरह द्वीप बिखरे हुए थे। एक चील आसमान में उड़ी, फिर एक एकांत द्वीप की ओर झपटी। वह द्वीप विशाल था, कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जिसमें ऊंचे नीचे पहाड़, हरे भरे पेड़, पक्षियों और फूलों के जीवंत रंग और तितलियों और मधुमक्खियों का चंचल नृत्य था। द्वीप के मध्य में स्थित सबसे ऊंची चोटी पर एक भव्य महल खड़ा था, जो यूरोपीय आकर्षण से परिपूर्ण था। शिखर पर पहुंचकर एक समतल, घुमावदार पहाड़ी सड़क 3 रास्तों में बंट जाती थी। एक महल की ओर, दूसरा पास के पार्किंग स्थल की ओर और तीसरा हेलीपैड की ओर। द्वीप पर नीचे की ओर देखने पर कोई भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगा कि 9 छोटी पहाड़ियां समुद्र में 1000 मीटर तक फैली हुई हैं। प्रत्येक पहाड़ी के अंत में यूरोपीय शैली का एक मंडप बना हुआ था। प्रत्येक पहाड़ी से नीचे की ओर तटीय क्षेत्र तक जाने वाले मार्ग पर यात्री जहाजों को बांधने के लिए एक निजी घाट बना हुआ था। 9 ड्रैगन स्पिटिंग पर्ल्स। वह कैसे संभव है? तांग शियू की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में अविश्वास का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसका दिल तूफान की तरह उमड़ रहा था। एक बार जब वह अमरलोक में थे, तब उनके पास एक उत्कृष्ट भू ज्योतिषीय खजाना था। वहां स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी और पृथ्वी की नसों में आध्यात्मिक शक्ति भरपूर थी। वहां साधना करने से निश्चित रूप से आधे प्रयास में 2 गुना लाभ मिलता था, और उस स्थान को 9 ड्रैगन मोती थूकने वाला गुप्त क्षेत्र कहा जाता था। वीडियो समाप्त हो गया। पूरे नीलामी हॉल की बत्तियां फिर से जल उठीं और नीलामीकर्ता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपने अभी जो वीडियो देखा है वह आज की हमारी अंतिम नीलामी की वस्तु का है। प्रशांत महासागर में स्थित 9 ड्रैगन द्वीप का सबसे निकटतम पड़ोसी मिनामी टोरीशिमा है, जिनके बीच की दूरी 2000 समुद्री मील है। यह निजी द्वीप मूल रूप से एक यूरोपीय संघ के प्रमुख के स्वामित्व में था, लेकिन दुर्भाग्य से द्वीप के विकास के केवल 2.5 साल बाद ही संघ के प्रमुख को विशेष कारणों से इस निजी द्वीप को बेचना पड़ा। संयोगवश हमारे नीलामी घर के मालिक के इस द्वीप के स्वामी के साथ अच्छे संबंध हैं, इसीलिए उन्होंने हमें नीलामी के अधिकार सौंपे। बोहिमिया नीलामी में भाग लेने के लिए योग्य अतिथि चीन के सभी वास्तविक धनाढ्य व्यक्ति हैं। मेरा मानना है कि बहुत से लोग इस भू ज्योतिषीय खजाने में रुचि लेंगे, इसलिए बिना किसी देरी के इस निजी द्वीप की नीलामी अब शुरू होती है। इसका आरक्षित मूल्य 500 मिलियन है और प्रत्येक बोली 10 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। बोली प्रक्रिया अभी शुरू होती है। जैसे ही नीलामीकर्ता के शब्द समाप्त हुए,
नीलामी में उपस्थित सैकड़ों लोग आपस में फुसफुसाने लगे। आखिरकार ये कम से कम 500 मिलियन का सौदा था। हालांकि वे सभी बहुत धनी थे, फिर भी 500 मिलियन उनके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। ये द्वीप अच्छा है। मियाओ वेंटांग के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन बोली लगाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने तांग शियू की ओर एक नज़र डाली, फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमाकर शाओ मिंगज़ेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मुझे सही याद है तो आप हाल ही में विदेश में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। क्या विचार है? क्या आप इच्छुक हैं? शाओ मिंगज़ेन कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए बोले, इस निजी द्वीप की आरक्षित कीमत वाकई ज्यादा नहीं है। अगर इसे 500 मिलियन में खरीदा जा सके तो तुरंत बेचकर भी मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन यह मामला तो सबको पता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि 1 अरब भी इसे खरीदने के लिए काफी होगा। मैं कोई स्थानीय उद्योगपति नहीं हूँ, इसलिए आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तो मैं बस एक दर्शक बनकर रहूंगा। मियाओ वेंटांग ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, अगर आप सचमुच इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको उधार दे सकता हूँ। मैं इससे अधिक तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से 1 अरब की नकदी उपलब्ध करा सकता हूँ। शाओ मिंगज़ेन मुस्कुराई और बोली, मैं पहले देखूंगी। तांग शियू खड़ा हुआ, नीलामी हॉल के एक पिछले कोने में गया और एक नंबर डायल किया। प्रसिद्ध शहर नानशा कस्बे में दर्शनीय दृश्य वाले किंग बिल्डिंग के पास एक विला में चेन झिझोंग, जिसने हाल ही में विला खरीदा था, अपने अध्ययन कक्ष में पालथी मारकर बैठा था और तांग शियू द्वारा सिखाई गई साधना विधि का लगन से अभ्यास कर रहा था। वह कभी साधक था, लेकिन उसने सच्ची ऊर्जा की साधना की थी, जो अमर साधना विधियों से बहुत अलग थी। तथापि महान दाव में असंख्य मार्ग हैं, लेकिन वे सभी एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं। अपनी पिछली पृष्ठभूमि के कारण वह अपनी वास्तविक ऊर्जा को वास्तविक सार में बदलने के लिए लगन से काम कर रहा था। रिंग रिंग रिंग, अचानक उसका फोन बज उठा, जिससे चेन झिझोंग अपनी साधना से चौंक गया। तुरंत ही उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट दिखाई दी। उसने अपना फोन उठाया और कॉलर आईडी देखी। उसके चेहरे से गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह सम्मान का भाव आ गया। जैसे ही उसने उत्तर देने वाला बटन दबाया, गुरुजी, क्या आपको मेरी जरूरत थी? मुझे पैसों की जरूरत है, जितना हो सके उतना। आप 10 मिनट के भीतर कितनी पूंजी जुटा सकते हैं? चेन झिझोंग आधे मिनट तक चुप रहे, उनका मन लगातार सोच रहा था। पूरे आधे मिनट बाद उन्होंने कहा, लगभग 3 अरब। समय बहुत कम है, अगर आप मुझे आधा दिन और दे दें तो मैं 5 अरब या उससे भी ज्यादा इकट्ठा कर सकता हूँ। तांग शियू ने कहा, मैं आपको अपना खाता दे दूंगा। 10 मिनट में मेरे खाते में 3 अरब रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है। चेन झिझोंग सहमत हो गया। अब उसे खेती की चिंता नहीं थी और उसने फोन करना शुरू कर दिया। जिंगमिन द्वीप, नीलामी हॉल। शाओ मिंगज़ेन और मियाओ वेंटांग आपस में निजी बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि तांग शियू अपनी सीट से उठकर जा रहा है। दोनों ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा। तांग शियू पहले भी एक बार फोन करने के लिए अपनी सीट से उठा था और वापस आकर उसने मिलेनियम जिनसिंग की नीलामी में हिस्सा लिया था। भाई मियाओ, क्या तांग शियू फिर से बोली लगाने जा रहा है? क्या उसे वह निजी द्वीप पसंद आ गया है? शाओ मिंगज़ेन ने धीमी आवाज में पूछा, उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। मियाओ वेंटांग ने धीमी आवाज में कहा, बहुत संभावना है। उनके गंभीर चेहरे को देखकर तो मुझे लगता है कि यह मामला लगभग निश्चित है। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस उम्र में वे प्रशांत महासागर में एक निजी द्वीप क्यों खरीदना चाहते हैं। क्या वे उस द्वीप पर जाकर एकांत जीवन बिताने की योजना बना रहे हैं? शाओ मिंगज़ेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे समझ नहीं पा रही, सचमुच नहीं। सच कहूं तो तांग शियू की उम्र और रूप रंग मुझे बहुत विरोधाभासी लगते हैं। मैं समझ ही नहीं पा रही कि इतने युवा व्यक्ति के शब्दों, कार्यों और व्यवहार में युवावस्था का कोई अंश क्यों नहीं है, बल्कि वह किसी गंभीर और हिसाब किताब करने वाले ऋषि की तरह है। वह एक राक्षस है। मियाओ वेंटांग ने निष्कर्ष निकाला। तांग शियू अपनी सीट पर लौट आया और चुपचाप धन आने का इंतजार करने लगा। हालांकि उसने मियाओ वेंटांग और शाओ मिंगज़ेन के चेहरों पर अजीब भाव देखे, लेकिन उसने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। अगर मिलेनियम जिनसिंग उनकी सबसे बड़ी चाहत थी, तो यह निजी द्वीप उनके लिए किसी भी कीमत पर हासिल करना ही था, चाहे इसके लिए उन्हें बलपूर्वक ही क्यों न करना पड़े। वे ऐसा कर लेंगे। 510 मिलियन। नवधनी दिखने वाला, मोटे शरीर वाला अधेड़ व्यक्ति बोली लगाने वाला पहला व्यक्ति था। 520 मिलियन, 550 मिलियन। बोली के इस अंतिम दौर में प्रतिभागियों की संख्या पहले की तुलना में काफी कम थी, लेकिन फिर भी 1 दर्जन से अधिक लोग लगातार कीमत बढ़ा रहे थे। उनमें सबसे उत्साही बोली लगाने वाला सोने की चेन पहने हुए एक मोटे ताजे अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। 7-8 मिनट बाद ही कीमत 1.48 अरब तक पहुंच गई थी। 1.5 अरब। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के माथे पर पसीने की एक बूंद दिखाई दी, लेकिन फिर भी वह जोर से चिल्लाया। 2 अरब। 70 वर्ष से अधिक आयु के एक अन्य बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना चप्पू उठाया और आवाज लगाए। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के उस आदमी ने अचानक अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठीं और उसने बूढ़े आदमी को घूरकर देखा। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वह फिर चिल्लाया, 2 अरब 1 करोड़। इस कीमत पर केवल बूढ़ा आदमी और मोटा अधेड़ आदमी ही बोली लगा रहे थे। बूढ़े आदमी का चेहरा भावहीन था, मानो उसने मोटे अधेड़ आदमी के गुस्से भरे चेहरे पर ध्यान ही न दिया हो, और उसने फिर से बोली लगाई, 2 अरब 2 करोड़, 2 अरब 3 अरब। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की आवाज थोड़ी कर्कश थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। तथापि राहत की सांस लेते हुए बूढ़े व्यक्ति ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और बोली लगाना बंद कर दिया। उफ। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने माथे से पसीना पोंछा और मन ही मन राहत की सांस ली। वह सचमुच अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। अगर कीमत और बढ़ गई तो उसे हार माननी पड़ेगी। होंठों पर मुस्कान और आंखों में चमक लिए नीलामीकर्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, 9 ड्रैगन आइलैंड की कीमत अब 23 लाख तक पहुंच गई है। यह वाकई एक चौंका देने वाली रकम है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। आखिर कई दसियों वर्ग किलोमीटर का एक निजी द्वीप, जिसका विकास और निर्माण
कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित रूप से धरती पर स्वर्ग है, अपना खुद का साम्राज्य है। 9 ड्रैगन द्वीप पर समाज के कोई नियम नहीं है। जिसके पास भी संपूर्ण 9 ड्रैगन द्वीप का स्वामित्व होता है वही इस भूमि का राजा, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। 9 ड्रैगन द्वीप का स्वामी चाहे तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया देश स्थापित करने के लिए आवेदन भी कर सकता है। यह एक सपना है, एक स्वर्ग है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई और बोली लगाने को तैयार है? क्या कोई और है जो 9 ड्रैगन आइलैंड का मालिक बनना चाहता है? पूरा नीलामी हॉल सन्नाटे में डूब गया। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। नीलामीकर्ता के शब्दों से वे उत्तेजित हो गए थे। उनकी भावनाएं बुरी तरह भड़क उठी थीं, लेकिन उनके पास इतनी नकदी नहीं थी, अन्यथा इसका उनके व्यवसायों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता और वे पंगु हो जाते। लालच आ रहा है, लेकिन बेबस, यह उनके दिल की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति थी। नीलामीकर्ता शियाओ ए के खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक रही थी। हालांकि 2.3 अरब की कीमत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी, फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि द्वीप इससे भी अधिक कीमत पर बिकेगा। दूसरी ओर मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई, जिसमें जीत की झलक भी थी। उनकी नजर अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी रहे बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, फिर उन्होंने अनजाने में तांग शियू की ओर देखा। 2.5 अरब। तांग शियू की आवाज नीलामी हॉल में गूंज उठी। तुरंत पूरे नीलामी हॉल में मौजूद हर किसी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि तांग शियू, जो पहले 1000 साल पुरानी जिनसिंग भी नहीं खरीद सकता था, वह इस निजी द्वीप के लिए बोली लगाएगा, और वह भी इतनी ऊंची कीमत पर। क्या उसके पास इतना पैसा है? उन्हें इतना साहस कहाँ से मिला? और वो कौन है? भीड़ के उत्तेजित हृदयों में सवालों की एक श्रृंखला उमड़ पड़ी। मियाओ वैनटांग, शाओ मिंगजैन और यहाँ तक कि तांग शियू के बगल में बैठे अमर जैसे सच्चे गुरुजी ये भी तांग शियू के इस भव्य हावभाव को देखकर दंग रह गए। वे अविश्वास से तांग शियू की ओर देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी रकम जुटा सकेंगे। शाओ मिंगजैन ने मियाओ वैनटांग को धीरे से धक्का दिया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि वह यहाँ गड़बड़ न करे। इस नीलामी घर का मालिक बहुत शक्तिशाली है, हम उन्हें नाराज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते।